अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी यूनिट नंबर 4 हम देखेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है एज यू नो कि वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यू नो कि जो हमारी ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी है उसमें नॉर्मली इसको स्टॉक की वर्डिंग से डिनोट किया जाता है। और इन्वेंट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने देखने होते हैं। जो आज इन्वेंट्री के अंदर जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है कि जी वैल्यू इन्वेंट्री को किस कीमत के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर शो करेंगे। आज के लेक्चर में को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जब भी बात की जाएगी तो याद रखिएगा कि इन्वेंट्री के दो एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। नंबर वन इज द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कि आगे चल के हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी देखेंगे और चीजें में इन्वेंट्री के रिलेटेड देखेंगे। लेकिन जब भी आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करेंगे उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, सिस्टम्स हैं। लेकिन जो भी मेथड पे बात करेंगे या सिस्टम पे बात करेंगे तो हमारी जितनी भी बात होगी वो सिर्फ दो एरियाज के इर्द गिर्द घूमेंगी, जिसमें नंबर वन थिंग होगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नंबर सेकंड इज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इनमें दो में थोड़ा सा फर्क स्टार्ट करने से पहले रख लें। तो ये जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद ये कि ये वो इन्वेंट्री है जो ऑलरेडी ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमने सोल्ड आउट कर दी है, जो हमारे पास नहीं है हमने सोल्ड कर दी है कस्टमर्स को। देख लें हमारे बिजनेस, दोनों बिजनेस के जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है या इवन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसमें दोनों बिजनेसेस के अंदर उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसेट होते हैं, करंट एसेट, वो डेफिनेटली उसकी इन्वेंट्री होती है। लेकिन जो इन्वेंट्री ऑलरेडी हम सेल कर चुके हैं, बिल्कुल देखेंगे इसके अंदर कि जो इन्वेंट्री हम सेल कर लिए हमने, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फाइफो कर रहे हैं, लाइफो कर रहे हैं या एवरेज कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे। लेकिन असल चीज जो माइंड में बात रखनी है, जिसमें मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि दो चीजों को अपने ध्यान में रखना है। एक कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री के रिलेटेड कि जो इन्वेंट्री ऑलरेडी सेल आउट होगी है उसकी कितनी कास्ट हमें हम पे थी। और नंबर सेकंड इज जो इन्वेंट्री ऑलरेडी अनसोल्ड है, जो सेल नहीं की गई, जो हमारे पास बच गई है, उसकी कितनी वैल्यू है। ये दो दो वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम ये सारा चैप्टर देखेंगे विच इज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको तो काफी सारी चीजों का पता है लेकिन जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। इन्वेंट्री द टेंजिबल गुड्स हेल्ड फॉर अ रीसेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। सिंपल चीजें जो बिजनेसेस के साथ है उसके पास होती हैं, जो जिनका जिनका इंटेंशन, जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसको नॉर्मल बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस के अंदर हमने सेल आउट करना है टू द कस्टमर्स, और दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोड्यूसिंग गुड्स। दोनों चीजों को देखने देखें, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के लिए या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए, दोनों बिजनेसेस के लिए आपकी इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट होती है। इन्वेंट्री इज नॉट नॉर्मली हेल्ड फॉर रीसेल, एक्सक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। अब वो इन्वेंट्री जो ऑलरेडी, जरा जरा गौर करें, आप अपने करंट एसेट्स को अपने माइंड में लेके आए जो बैलेंस शीट के अंदर हम शो कर रहे होते हैं, उसमें जरा गौर से देखें तो सबसे ऊपर जो हमारा एसेट लगा होता है, यू नो के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसके बाद नीचे जो होता है अकाउंट रिसीवेबल होता है, उसके बाद फिर नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद फिर आपकी इन्वेंट्री वहां पे रिपोर्ट की जाती है। लेकिन इन्वेंट्री, यस इन्वेंट्री करंट एसेट है, लेकिन इन्वेंट्री कुछ ऐसी एसेट्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं जो इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं किए जाते, और उस तरह के एसेट्स को नॉर्मली हम फिक्स एसेट बोलते हैं। अब इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इस चीज को मैं हाईलाइट करता हूँ कि आप नॉर्मल अपने बिजनेसेस के अंदर जो चीज सेल आउट करते हैं उसको आप इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री दोनों तरह से हम देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो इन्वेंट्री होगी डेफिनेटली वो, जैसा कि हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डिस्कस किया था, उसकी तीन टाइप्स होंगी। वो रॉ मटेरियल हो सकती है, वो वर्क इन प्रोसेस हो सकती है, या वो फिनिश गुड हो सकती है। लेकिन जो आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है उसमें सिर्फ एक किस्म की इन्वेंट्री होती है विच इज अ फिनिश गुड इन्वेंट्री। आपका जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है वो इन्वेंट्री की किसी तरह भी शेप को चेंज नहीं करता, वो इसको एज इट इज सेल आउट कर देता है। सिर्फ उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर दिया जाता है। सपोज करें मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ये सामने देखें जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, दिस इज आल्सो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ये देखें छोटे छोटे बिन्स हैं, कोई बॉटल्स हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो वो लेके आए अपने ये यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ से सेल आउट कर देगा। इसमें किसी किस्म की इसमें चेंजेस नहीं की जाए बिकॉज इट इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। इसको एज इट इज सेल आउट करेगा, सिर्फ इसमें प्लस ही करेगा, कुछ अपना प्रॉफिट को प्लस किया जाएगा। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा गौर करना है, इस लाइन को जरा गौर से देखें
इसमें ये है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्वेंट्री अकाउंटिंग इज डिटरमिन द इन्वेंट्री ओनरशिप। देखो मेरी बात सुनो, कराची से इन्वेंट्री मैंने लेके आनी है। जिस दिन कराची से भी मैं आगे चला जाता हूँ, मैं अमेरिका से अपनी कोई इन्वेंट्री है, कोई खास किस्म का मेरा मटेरियल है जो अमेरिका से होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका से पाकिस्तान तक लाने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि 2 हफ्ते का टाइम लगता है इन्वेंट्री को आने के लिए। अब क्वेश्चन ये है बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये जो 2 हफ्ते का दरमियान, जिसको हम लीड टाइम नॉर्मली कहते हैं, कि इन्वेंट्री को आपके सप्लायर से लेकर आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाने का जो दरमियान में टाइम होता है, दैट का लीड टाइम। इस लीड टाइम के अंदर क्वेश्चन ये है कि वो इन्वेंट्री की ओनरशिप जो है वो आपकी है या उस सप्लायर की है जिससे आपने खरीदा है। अब इस ओनरशिप को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ओनरशिप को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इन केस कोई डैमेज हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है इन्वेंट्री का, तो फिर ये डिटरमिन करना है कि जो इंश्योरेंस क्लेम है वो किस बंदे को मिलेगा। उस सप्लायर को मिलेगा जो ऑलरेडी जिसने इन्वेंट्री सेल आउट किया आपके ऊपर, या आपको मिलेगा चूंकि आपके। इसके लिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेट चार्जेस, जिसको हम FOB फैक्ट्री शिपमेंट पॉइंट बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। अगर अगर बायर रिस्पॉन्सिबल है, उसने दरमियान के जितने शिपमेंट चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इनके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, अगर वो बायर देगा तो ओनरशिप पासेस टू द बायर एज सून एज गुड्स आर लोडेड। अगर ये दरमियान के जितने भी खर्चे हैं, जिसकी बेसिकली टर्म टर्म यूज की जाएगी कि FOB फैक्ट्री या शिपमेंट पॉइंट, कि अगर FOB फैक्ट्री या शिपमेंट पॉइंट का केस आपके साथ चल रहा है, तो जैसे ही अगर आप इन्वेंट्री परचेज करें अमेरिका से, जिस दिन अमेरिका ने उसको लोड कर दिया जिस जहाज पे या जिस तरह से भी वो जो भी उसके ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट है, उसके बाद वो आपकी ओनरशिप है। इन बिटवीन अगर 2 हफ्ते लगते हैं लीड टाइम के अंदर, किसी किस्म का कोई डैमेज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आपने उसके सारे चीजें जो इंश्योरेंस वगैरह की चीजों को आपने देखना होगा। लेकिन अगर दूसरा केस देखें तो सेलर्स पेज द फ्रेट चार्जेस। अगर आप फ्रेट चार्जेस या उसकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आप पे ना करें, वो पे करे वो बंदा जो ऑलरेडी आपका सप्लायर है। तो याद रखें, इस तरह की आइडिया को हम बोलते हैं FOB डेस्टिनेशन। पहला जो केस था उसका मतलब है FOB फैक्ट्री। ये FOB फैक्ट्री वाली टर्म ज्यादा यूज की जाती है। और सेकंड में जी FOB डेस्टिनेशन है। FOB डेस्टिनेशन अगर है तो ओनरशिप पासेस टू द बायर ओनली व्हेन द गुड्स अराइव एट द डेस्टिनेशन। अगर फ्रेट चार्जेस या जो भी कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपकी जो स्टार्ट में अरेंजमेंट होगी, अगर वो आपका सप्लायर पे करेगा, तो फिर सप्लायर की जिम्मेदारी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसका कोई डैमेजेस हो जाता है या उसके इंश्योरेंस के जितने क्लेम का करना है, जो कुछ भी करना है, वो सारे का सारा आपका सप्लायर करेगा। और आपकी इन्वेंट्री इन्वेंट्री उस वक्त तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट में आप इन्वेंट्री को शो नहीं कर सकते हैं इन्वेंट्री के अकाउंट के अंदर, जब तक वो इन्वेंट्री ऑलरेडी आपकी डेस्टिनेशन या आपकी फैक्ट्री तक पहुंचती नहीं है। लेकिन पहले केस के अंदर ऐसे होगा कि जैसे ही सप्लायर ने उस इन्वेंट्री को लोड करेगा किसी भी शिप के ऊपर, या जो जो भी अरेंजमेंट है, उसी उसी दिन वो आपकी ओनरशिप होगी। उसी दिन आप उस इन्वेंट्री को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना शुरू कर देंगे। तो ये दो बुनियादी टर्म्स हैं जो FOB फैक्ट्री और FOB डेस्टिनेशन, इनको माइंड में रखना। अब आगे चीज इसको भी जरा गौर से देखें कि फैक्ट्री की, चूंकि हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की को स्टडी करने जा रहे हैं, अब देखना ये है कि इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन सी कास्टें शामिल होती हैं। इन्वेंट्री कास्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस मेड इट bringing the goods or asset to their existing condition and location for sale। सिंपल बात ये है कि आपकी इन्वेंट्री को आपने जिस भी कंट्री से परचेज करना है, उसके ऊपर जितना ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आता है, उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी आती है, कोई टैक्सेस आता है, जब तक वो इन्वेंट्री ऑलरेडी आपके स्टोर रूम तक पहुंच नहीं आती, उसकी जितनी भी कास्ट है। सपोज करते हैं हमने इन्वेंट्री परचेज किया कराची से 100,000 का, और उसकी, लेकिन अब इन्वेंट्री की चूंकि हमने वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इन्वेंट्री की वैल्यू 100,000 नहीं है, इसलिए कि वो 100,000 की लिस्ट प्राइस आपने पे करनी है अपने सप्लायर को। अब वो कराची से लेकर एबटाबाद तक लाने के लिए उसकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, फिर उसके बाद उसकी लोडिंग अनलोडिंग कास्ट है, उस सारी, उसके बाद कुछ लोकल टैक्सेशन हैं, कोई हो सकता है उस पर कोई वो एक्साइज ड्यूटीज हो, जो भी टैक्सेशन है, वो सारी की सारी
कास्टें, जो छोटी मोटी कास्टें हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे, तो फिर जाके हमारी इन्वेंट्री की कास्ट बनेगी। 100,000 नहीं होगी, वो हो सकता है कि 110,000 आपका बन जाए। इन्वेंट्री कॉस्ट देयरफॉर इक्वल इनवॉइस प्राइस। ये देखें, इसको पूरा एक एज अ फार्मूला की शक्ल में लिखा हुआ है कि आपकी इनवॉइस प्राइस इसमें शामिल होगी, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि 100,000 जो आपने ये पे करेंगे अपने सप्लायर को, और उसके बाद अगर कोई आपने उसके परचेज के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट लिया है, कोई रिबेट लिया है या इस तरह की कोई चीज ली है, तो उसको लेस कर दिया जाएगा। प्लस करेंगे उसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, स्टोरेज कास्ट है, इंपोर्ट ड्यूटीज है, इंश्योरेंस है, और अदर जितनी भी कास्टें हैं आपकी इन्वेंट्री को आपके स्टोर तक पहुंचाने में, वो सारी की सारी कास्टों को हम इन्वेंट्री की कास्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। एडिशनल इंसिडेंटल कास्ट आल्सो इंक्लूड इन द। अब बेटा जब हम इन्वेंट्री को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तो देखें हमें बेसिक आईडी का की मालूमात हो कि इन्वेंट्री क्या होती है। ऐसी चीजें होती हैं जो हमने बेचने की नीयत से अपने पास, अपने शॉप में, अपने स्टोर में जो भी है रखी होती हैं। और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं उसमें यस, उसमें तीनों किस्म की इन्वेंट्री होती है। कुछ रॉ में पड़ी होती है इन्वेंट्रीज, कुछ वर्क इन प्रोसेस के अंदर शामिल होती हैं, और कुछ ऑलरेडी फिनिश गुड के अंदर होती हैं। उसके बाद दो चीजों, और तीसरी फिर इसकी वैल्यूएशन। अब अगली बात जो स्टडी करनी है वो ये है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कितने सिस्टम्स हैं। बड़ी चीज है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो तरीके होते हैं जिसमें इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है। सबसे पहले जो सिस्टम है उसको हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोलेंगे। परपेचुअल जैसा कि नाम से जाहिर है, परपेचुअल मीन कंटिन्यूस। तो बात सुनो जरा, परपेचुअल इन्वेंट्री ये कि जिस दिन जब भी आपका कोई एक्सपेंडिचर इन्वेंट्री पे इनकर होगा, आपने उसी दिन रिकॉर्ड कर देना है, अप टू डेट रिकॉर्ड होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप टू डेट करना है। देखें, जैसे सपोज करता है मैं आज 5 डेट है हमारी, और आज हमने अगर इन्वेंट्री परचेज की है तो डेफिनेटली आज ही हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे जैसे इन्वेंट्री इन हो रही है, इन्वेंट्री आउट हो रही है, इन्वेंट्री परचेज सेल हो रही है, या इन्वेंट्री के ऊपर जो भी चीजें आ रही है, एज इट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से मुराद है अप टू डेट इन्वेंट्री सिस्टम। जैसे ही ट्रांजैक्शन इनकर होगी, जैसे ही एक्सपेंस आपका इन्वेंट्री पे इनकर होगा, उसी डेट को आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको शो कर देना। Inventory, perpetual inventory system is the one in which a continuous stock record of inflow and outflow inventory are kept. हमने कंटिन्यूसली, जैसे मैंने बता दिया, परपेचुअल का मीनिंग ही कंटिन्यूस है। एवरी टाइम अ यूनिट ऑफ गुड्स इज बॉट और सोल्ड, सच ट्रांजैक्शन इज अपडेटेड इन द स्टॉक रिकॉर्ड। ही आगे हम अभी आज हम स्टॉक रजिस्टर भी बनाएंगे। बाय डूइंग सो द एंटरप्राइज इज डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसा मैंने आपको बताया, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हैंड, और जस्ट लुकिंग। इसके बाद अंडर दिस मेथड द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डिटरमिन ईच टाइम द सेल इज मेड, द कंपनी कास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। अगेन दो चीजें मैंने फिर बता रहा हूँ कि हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जितना भी आप आइडिया देखेंगे उसमें दो चीजें हम जरूर कैलकुलेट करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर वन इज द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अदर इज द इन्वेंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। ये परचेज मर्चेंडाइज रिकॉर्ड या डेबिट वगैरह, ये अभी हम आगे जब हम दोनों की अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को दूसरे जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, फिर हमें ज्यादा क्लियर समझ आएगा कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और सेकंड मेथड विच इज अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम या फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम आपके पास क्या है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बेटा ये था, सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन इनकर होती थी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते थे। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जैसा कि नाम से ज्यादा जाहिर है, पीरियड एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद हमने उसकी इनफ्लो या आउटफ्लो को रिकॉर्ड करना है। या फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम इसको इसलिए बोला जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, हम सपोज करते हैं हमारा स्पेसिफिक टाइम हमारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक मंथ अगर रख लेते हैं तो हमने मंथली एक महीने के एंड पे उसको जाके फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम इसको इसलिए बोला जाता है कि हम फैक्ट्री के स्टोर में जाके फिजिकली काउंट करेंगे कि जी हमारे पास कितना इन्वेंट्री की चीजें पड़ी हुई हैं। अब इसमें क्या होता है, मेरी बात सुनो, इसमें रोज अप टू डेट रिकॉर्ड आप नहीं करते। आप चले मैं सपोज करता हूँ कि आपका जो जो आपने प्लान किया हुआ है
वो मंथ महीने में 2 दफा का प्लान किया हुआ अपनी इन्वेंट्री को चेक करने का। तो क्या होगा, आप फर्स्ट डेट को जाएंगे, इन्वेंट्री देखेंगे। मैं सपोज करता हूँ मैं फर्स्ट डेट को गया अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो मैंने देखा वहाँ पे 100 हमारे पास जो उसकी इन्वेंट्री की जो भी शेप्स थी वो पड़े हुए थे। उसके बाद हम पूरा महीना हम नहीं जाएंगे, जो भी हमारा परचेज हो रहा है, जो भी सेल हो रहा है वगैरह वगैरह, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, इनवाइसेस वगैरह या जो अदर हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे तो रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको मैं आपको रिकॉर्ड करने का आगे तरीका बताऊंगा। लेकिन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो स्टोर कार्ड है उसके अंदर रिकॉर्ड उसका नहीं करेंगे। रिकॉर्ड उसका जरूर रहेगा लेकिन आपकी स्टोर बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर क्या होगा, फर्स्ट को मैं जाके गया हूँ, फर्स्ट को मैंने देखा है वहां पे 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं, मैंने अपने पास नोट कर दिया 100 यूनिट्स एट 1 अक्टूबर 2020। अब क्या होगा, अब मैं जाऊंगा बिल्कुल 30 डेट को, आखिरी अक्टूबर के आखिरी दिन में मैं जाके फिर मैं देखूंगा कि अच्छा जी स्टार्ट में मेरे पास कितने थे जी, मैं सपोज करता हूँ जी मेरे पास 100 यूनिट्स थे। फिर मेरे पास रिकॉर्ड है जो परचेज का कि अच्छा जी महीने में हमने कितने परचेज किए, मुझे पता चला कि महीने में मैंने 50 यूनिट और परचेज किए, इसका मतलब है 100 पहले पड़े हुए थे, 50 और कर लिए। आखिर में जाके आप देखें इसका नाम इसीलिए इस मेथड का नाम पीरियोडिक या फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम है कि एक पीरियड के बाद, जैसे एक महीने के बाद मैं जाऊंगा अपने स्टोर के ऊपर और उसके बाद मैं इसको फिजिकली काउंट करूंगा कि जी आज कितने यूनिट पड़े हुए हैं। लेट सपोज आज अगर यूनिट मुझे पड़े हुए सिर्फ 80 नजर आए हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो 80 यूनिट्स पड़े हुए हैं ये बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब क्वेश्चन ये है कि अब सीजीएस कितना है, सीजीएस से मुराद ये कि आपने इन्वेंट्री कितनी सेल आउट कर दी है, तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 यूनिट पहले थे, 100 में हमने और परचेज किए 50, तो 150 हो गए। एंड पे आके मैंने देखा तो 80 पड़े हुए हैं, तो सिंपल है, अगर 150 से 80 को माइनस किया जाए तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो 70 बचता है। दिस मीन्स कि 70 यूनिट्स जो हैं वो सीजीएस को चार्ज करेंगे जो ऑलरेडी हमने सेल आउट कर दिया है, प्रोसीजर में आगे आपको बताऊंगा। और जो 80 यूनिट्स हैं जो अनसोल्ड हैं, जो ऑलरेडी हमारे स्टोर में पड़े हुए हैं, जिसको एक पीरियड के बाद हमने आके देखा है या फिजिकली इवन मैंने काउंट करके देखा है, तो वो आपकी ऑलरेडी क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अप टू डेट रिकॉर्ड किया जाता है हर इनफ्लो हर आउटफ्लो के ऊपर, लेकिन आपका फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम या इसका दूसरा नाम है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, इसके अंदर हम रोज की रोज अकाउंटिंग नहीं करते हैं। एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसको हम देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम डिटरमिन इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाय फिजिकल अकाउंट सच एज, वो आप पे बेस करता है, वो आपके बिजनेस पे बेस करता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो साइज ऑफ बिजनेस पे बेस करते हैं। जितना बड़ा बिजनेस का साइज होगा उतना ही आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को छोटा रखना है। सपोज करते हैं एक छोटा सा बिजनेस है, तो यार उसमें कितना इनफ्लो आउटफ्लो होगा, हम साल बाद एक ही दफा चेक कर लेंगे अपनी इन्वेंट्रीज को। लेकिन अगर आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके अंदर रोज हजारों की तादाद में अपने यूनिट्स इनफ्लो हो रहे होते हैं और यूनिट्स आउटफ्लो हो रहे होते हैं, तो उसमें मंथली या इवन अपने वीकली या क्वार्टरली को देखें, ये आप पे बेस करता है। पॉइंट क्या है, point at the opening or at the end of a specific period of time, इसके अलावा आपने नहीं करना। When business maintain a product inventory system, it does not consistently update information yet, वो साथ साथ कंसिस्टेंटली उसकी अपडेट नहीं करेगा। जैसे कि ऑलरेडी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर हो रहा है। मर्चेंडाइजिंग परचेज रिकॉर्ड एक्सेट्रा, इसको हम देखते हैं डेफिनेशन के अंदर। अब जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो हमें आइडिया मिला है, वो हमें सबसे पहले आइडिया तो ये मिला है कि इन्वेंट्री वो चीज होती है जो बेचने की नीड से रखी जाती है। इसके दो बड़े सिस्टम्स हैं, नंबर वन इज द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, अप टू डेट रिकॉर्डिंग करते हैं, और नंबर सेकंड इज द फिजिकल या प्रोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसमें हम एक फिजिकली काउंट करके या एक पीरियड के बाद उसको हम देखते हैं। अब सर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, अकाउंटिंग के ऊपर आते हैं, जो हमने बातें की हैं उसी को हम थोड़ा सा बुक कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसको कास्ट बुक कीपिंग हम बोलते हैं। हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो हम सोचना चाह रहे हैं कि ये परपेचुअल की तरह एंट्री हो जाए या फिजिकल की तरह हो, उसको हम देखते हैं। अब सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, बल्कि हैं, जिन्होंने हाँ जिनके साथ हमने अकाउंटिंग वन पढ़ी थी। मैं एक छोटी सी चीज अकाउंटिंग वन की यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, बल्कि क्लेरिफाई करना चाहूंगा। आपको याद होगा ना कि वहाँ पे हमने एक बात करते थे कि जी एक ट्रांजेक्शन आती थी, बहुत कॉमन ट्रांजेक्शन होती थी,
कि मर्चेंडाइजिंग या गुड्स बॉट गुड्स ₹10,000 वगैरह, तो हम उसके लिए एंट्री पास करते थे परचेज टू कैश या परचेज टू अकाउंट पेएबल। मकसद क्या है मैं बताने का, ये वो जो परचेज था या जिसकी ट्रांजैक्शन के अंदर ये जो कीवर्ड था मर्चेंडाइजिंग या गुड्स का, कि बाट गुड्स या बाट मर्चेंडाइजिंग का वर्ड आता था, जिसकी बेस पे हम उसको ऑलरेडी एंट्री में परचेजेस कैश लिखते थे या वगैरह लिखते थे। इसके अलावा अगर बाट इन्वेंट्री आता था तो हम इन्वेंट्री लिखते थे, या बाट कोई एसेट आता था तो हम एसेट लिखते थे। वो असल में वो जो परचेज हम वहां पे लिखते थे, जिसके लिए जिसका इम्पैक्ट आपने देख भी लिया होगा, जो हमारा सीजीएस का फार्मूला है उसके अंदर है, जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, वही वाला परचेज है जो हमने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड हम परचेज करते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, ये वही वाला परचेज है जिसको हम करते हैं। यहाँ पे परचेज इन्वेंट्री अब जरा देखना है, ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है नंबर 1, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि जी इसके अंदर जो आपकी रिकॉर्डिंग होगी वो अप टू डेट होगी, साथ साथ होगा। जैसे ही ट्रांजेक्शन इनकर होगा, अगर 5 तारीख को ट्रांजेक्शन इनकर है तो डेफिनेटली आपने 5 तारीख की उसकी एंट्री पास करनी है, और अगर 5 के बाद होगा तो आपने फिर 5 के बाद करना है, मेन अप टू डेट करना है। और ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें स्पेसिफिक है। अब देखो हमने इन्वेंट्री परचेज किया, जरा इस एंट्री को आगे देखो, टू परचेज इन्वेंट्री आइटम ऑन क्रेडिट। चलें, कैश क्रेडिट से हमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ आइडिया देखने। जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर अपनी एंट्री पास करते हैं, देख लो इसमें हमने इन्वेंट्री को एज अ एसेट शो किया हुआ है, यहाँ पे देखने इन्वेंट्री, और डेफिनेटली अकाउंट पेएबल शो किया हुआ है। अगर कैश होता तो कैश शो हो जाता है, लेकिन चीज ये इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे क्या शो करते हैं, हम इसको इन्वेंट्री के नाम से शो करेंगे इन द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाएं टू परचेज इन्वेंट्री आइटम, तो इसको हम ऑलरेडी इन्वेंट्री में, जैसे आपको बताया कि इन्वेंट्री स्टोर कार्ड के अंदर इसको नहीं लेके जाते, इसको नॉर्मली एक परचेज के अंदर हम अपने जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके अंदर मेंटेन करते हैं। जरा देख लिए इसको हम, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जो प्रोसीजर होता है वो ओपनिंग और एंडिंग के ऊपर ही होता है, ठीक है। और अगर मेजर प्रोसीजर इसमें देखा जाए जो हम करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, या इवन हम इसका आगे जो लेजर अकाउंट बनाते हैं, वो बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ जो भी आपका पीरियड है उस बेस पे फोकस होता है। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जैसा आपको पता है तो साथ साथ हमने करना होता है। सिर्फ आपने इस दोनों को कंपैरिजन करके देखें, इम्पैक्ट आ गया, मैं आपको इसको बेस को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बात याद रखें अपने पास, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री की एंट्री होती है, जबकि प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री की के लिए इन्वेंट्री की एंट्री नहीं होती, परचेजेस की एंट्री होती है। क्रेडिट में कुछ भी हो सकता है, कैश है या जो भी क्रेडिट है। उसके बाद दूसरी एंट्री में टू मेक अ रिटर्न, यू नो के रिटर्न इज द कांट्रा अकाउंट, और जितना भी कांट्रा अकाउंट्स हैं वो बेसिकली अपने अकाउंट को रिवर्स कर दिया जाता है। अगर ये मैंने इन्वेंट्री खरीदी थी, परपेचुअल इन्वेंट्री यूज कर रहा था, इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल की मैंने एंट्री पास की है, अब अगर रिटर्न हो गया तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी, और इस केस में भी इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे जरा समझना है इसको, जो एंट्री नंबर 2 है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। इसमें देखिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम साथ साथ चूंकि हमने अपडेट करना है, जो हम रिकॉर्ड भेज रहे हैं वो आगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएगा और उसी से हमारी इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी। तो जब भी आप सेल करेंगे तो 2 एंट्रीज पास करेंगे इस केस के अंदर, जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, क्योंकि हम साथ साथ को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कास्ट ऑफ सेल्स की भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कैसे किया, जैसे मैंने सपोज कि हमने इन्वेंट्री सेल आउट कर दी, इन्वेंट्री, अच्छा इसमें थोड़ी सी चीज को देखेंगे, अपने इन्वेंट्री जब सेल आउट की है, अच्छा 2 चीजों को आपने बेटा जरा अलग रखना है। इस केस के अंदर हम भी देख रहे हैं और आगे चल के भी हमें कुछ इस तरह की चीजें मिलती है, जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजें भी आ रही होती हैं और कुछ कास्ट अकाउंटिंग की चीजें भी आ रही होती है। याद रखें, इस चीज को अपने माइंड में याद रखें कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो चीजें होंगी तो याद रखें उसको उसकी प्राइस पे शो करेंगे, प्राइस पे, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजें। लेकिन अगर कोई कास्ट अकाउंटिंग की चीजें, जैसे ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्डिंग आ रही है, जैसे आपने सीजीएस बनाया आपने, ठीक है, देखिए आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाया है या बैलेंस शीट आपने बनाया है तो उसमें आपने उसकी लिस्ट प्राइस या उसकी रेवेन्यू प्राइस या नॉर्मल प्राइस को देखा है जो आपने जिसके लिए आपने चीजों को ऑफर किया हुआ है बेचने के लिए। लेकिन अगर आप उसी चीज की कास्टिंग भी साथ साथ करें, लेट्स सपोज अगर मैं सादे लफ्जों में मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास ही कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, तो कैलकुलेटर जब मैं सेल आउट करूंगा उसकी मैं एंट्री पास करूंगा अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, तो याद रखिए इसमें इसकी प्राइस लिखूंगा। अगर एक कैलकुलेटर की जो प्राइस है मार्केट जिसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं, वो अगर ₹500 है तो मैंने एक कैलकुलेटर सेल आउट किया तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 500
अकाउंट रिसीवेबल की जगह भी 500 लिखूंगा और सेल की जगह भी 500 लिखूंगा। इसलिए मैं इसके सामने एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ लिस्ट प्राइस या प्राइस। लिस्ट प्राइस पे जो आपने ऑलरेडी रिसीव किया, डेफिनेटली आपने अकाउंट जो आपने लोगों से रिसीव करना है, जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इसकी एंट्री पास करते हैं। अब दूसरी एंट्री के अंदर हमने ये देखना है कि उसकी कास्ट कितनी थी। देखो हमने क्रेडिट में इन्वेंट्री को क्लोज किया है, ये वही इन्वेंट्री थी जो हमने यहाँ पे परचेज किया था। और यहाँ पे भी डेफिनेटली हम इन्वेंट्री जब परचेज करेंगे, चूंकि इन्वेंट्री है तो इसको इसकी कास्ट पे लिखेंगे हमें कितने में पड़ी है। लेकिन जब हम सेल करेंगे तो फिर हम कास्ट नहीं, हम जो अपनी उसमें प्राइस को प्लस करके सेल आउट करेंगे। और इसमें आखिर में भी ये भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसमें सिर्फ दो एंट्रीज हैं और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो कंफ्यूजन समटाइम आ जाती है कि आप कास्टिंग के लिए भी उसकी लिस्ट प्राइस यूज कर रहे हैं, जो गलत है। कास्टिंग का मतलब क्या है? कास्टिंग का मतलब ये कि ऑलरेडी जो हमारी लागत है, एक चीज को हमने सेल आउट किया 100 रुपए पे, तो अब हमें चूंकि प्रॉफिट को देखना है, तो प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन करनी है या उस पर एनालिसिस करना है, तो हमने उसी 100 रुपए को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि यार वो जो 100 रुपए की चीज मैंने बेची है वो खुद मुझे कितने में पड़ी थी, या उसके ऊपर मेरी कितनी लागत आई थी। इसलिए हम कास्ट की लागत का वर्ड लिखते हैं। इसमें मैं इसकी लिखता हूँ कास्ट प्राइस। एंट्री सिंपल है। एंट्री अच्छा, अब जरा पहली वाली एंट्री को तो आप तकरीबन समझते हैं, हमने काफी दफा की हुई है, मैं फिर बता देता हूँ। सेल ऑलवेज क्रेडिट, और सेल के साथ ये देख लें कि आपका अकाउंट रिसीवेबल है, डेफिनेटली इसलिए अकाउंट रिसीवेबल है कि बंदे पे हमने क्रेडिट सेल्स किए का रिटर्न करेगा हमें, और अगर इस पे कैश होता तो कैश आ जाता। अब दूसरी एंट्री को जरा गौर से देखें कि क्यों हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने डेबिट किया हुआ है और इन्वेंट्री को हमने क्रेडिट किया हुआ है। याद रखें, जो हमने ऑलरेडी 6 पिलर्स या 5 पिलर्स या जो भी 3 पिलर्स ब्रिटिश वाले हैं, या 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट अमेरिकन वाली है, या मैं 6 पिलर भी आपको मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़े हैं, उसमें याद रखें ये जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, दिस इज ये आपका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। अब जरा देख लें, अब ये इन्वेंट्री को क्रेडिट भाई इसलिए किया है कि इन्वेंट्री इज द एसेट अकाउंट। अब इन एसेट अकाउंट है, तो हमने जब इसको सेल आउट किया है तो बिजनेस से आउट हुई है, बिजनेस से चली गई है। अगर बिजनेस से चली गई है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और उसका जो भी आपका उस पर जो एक्सपेंस आया है उसको हमने ऑलरेडी डेबिट कर दिए। लेकिन दूसरे केस में देखें, जो ऑलरेडी हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, जो देखा जाए थोड़ा सा इनकम्प्लीट, तो उसको नहीं कहना चाहिए, ऑलरेडी सिस्टम यूज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें कम है। जो ज्यादा कंप्लीट सिस्टम है और अप टू डेट सिस्टम है वो आपका ऑलरेडी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। इसमें सिर्फ आपकी सिर्फ सेल रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सेल को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि हमने सेल आउट किए, साथ साथ इसकी कास्टिंग को किसी तरह उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन एट द एंड अब देख लें, जैसे बिजनेस चलेगा, देखो बिजनेस में क्या होता है, इन्वेंट्री के रिलेटेड क्या चीज हो सकती है ज्यादा ज्यादा, या तो इन्वेंट्री हम परचेज करेंगे और परचेज की इन्वेंट्री आ गई, या तो हम परचेज किया, हमें कुछ उसमें कुछ डिफॉल्ट मिला है, कुछ उसकी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं आ गया, तो उसको हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न की भी एंट्री आपके पास है। और तीसरा केस हो सकता है कि उसको सेल करूंगा, चौथा तो कोई केस इसके अंदर नहीं हो सकता लिहाजा। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर अप टू डेट सिस्टम है, तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं साथ साथ काम हमारा खत्म हो जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ अ मंथ, एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर, हमारे पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि साथ ये सेल जो हमने 10 लाख की सेल की है, इसमें 8 लाख हमारा कास्ट है और 100,000 है वो हमारा प्रॉफिट है, साथ साथ हम करते रहे। लेकिन जो जो आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आपका जो काम होता है वो एट द एंड ऑफ द मंथ आपका काम होता है। कितना बड़ा में जाना है, फिजिकली काउंट करना है इन्वेंट्री को। हमें पता है कि इन्वेंट्री की ऑलरेडी हमारे पास ओपनिंग मटेरियल था, परचेज का कार्ड भी हमें मिल जाएगा, आखिर में जाके हमने क्लोजिंग को देखना है। ये एंट्री जरा गौर से देखें, इस ये क्या शो करनी चाह रही है, इसमें कुछ भी नहीं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को सीजीएस के साथ देखा गया। लेकिन कुछ छोटे से एक दो आइडिया को समझना। देखो ऐसे हुआ है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी उसको मैंने सीजीएस को चार्ज कर दिया। सीजीएस को मैंने इसलिए चार्ज किया कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो ऑलरेडी बिजनेस में पड़ी हुई थी वो ऑलरेडी हमने यूज की है। वो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो डेफिनेटली आपने मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की होगी, उसको कन्वर्जन किया होगा, उस पर डिप्लॉयमेंट किया होगा, कन्वर्जन कास्ट वगैरह। लेकिन अगर आपकी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है तो आपने उसको सेल आउट कर दिया, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किए। लेकिन आप इसको देखें, क्लोजिंग स्टॉक को देख लें, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक की बात अगर माइंड में रखें तो ओपनिंग स्टॉक की बात ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगी। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक क्या है, वो अनसोल्ड स्टॉक है।
क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच के है। और याद रखो बात, जो आपकी बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में करंट एसेट में जो आप अपनी इन्वेंट्री शो करते हैं ना, वो बेसिकली आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के बाद या मर्चेंडाइजिंग के बाद आपके पास बचा हुआ, आपके पास पड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई इसको हमने एसेट शो करेंगे ऑलरेडी, और इसको हम एसेट का आप ऐसे समझे कि जैसे हमने एसेट डिक्रीज शो करेंगे, ये हमारे पास एसेट चला गया, दैट्स व्हाई हमने इसको क्रेडिट किया, लेकिन चार्ज किया सीजीएस को, ताकि ये दोनों जब हम चार्ज करें तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा, या वो चीजें आपकी इक्वल हो जाएगी। इसमें क्लोजिंग स्टॉक को मैं अगेन बता रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक को हमने इसलिए शो किया कि ये करंट एसेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, और आगे चल के हमारे पास डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अगले अगले साल या अगले महीने हम चल के फिर इसकी एंट्री करेंगे, ओपनिंग को नीचे ले आएंगे, क्लोजिंग इस तरह से ले आएंगे। अब थोड़ा सा इसमें एक अगर इसको रैप अप करूं मैं जल्दी से, तो देख लें आप इसमें ये दोनों के अंदर एक के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री को देखा जाता है, और इसके अंदर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर बेसिकली परचेज उसको देखा जाता है, और आखिर में चल के ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को आपस में ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री की बेस पे बैलेंस को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ये ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री की बेस पे बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ये भी एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा। अब जरा देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है, द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द डिफरेंसेस इन द जर्नल एंट्रीज and ledger accounts for the inventory and the cost of goods sold which are required under the perpetual inventory system. On December, company purchased 300 units at the rate of 2। अब थोड़ी सी एक जो ऊपर मैंने यहाँ पे एक छोटी सी आपको बात किया था, इसको मैं अगेन कह रहा हूँ कि इसको, इसका डिफरेंस भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये जो नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने देखा है कि इसके अंदर जो एरर आता है वो इस चीज में ज्यादातर आ जाता है कि उसकी लिस्ट प्राइस या कास्ट प्राइस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। समटाइम इसको कास्ट प्राइस पे चार्ज कर दिया जाता है, इसको लिस्ट प्राइस पे, और नॉर्मली मैंने देखा है कि दोनों को लिस्ट प्राइस पे चार्ज कर दिया जाता है, कास्ट प्राइस को इग्नोर कर दिया जाता है, जो गलत है। अब इसमें आके जरा देखें कि ये क्या कह रहा है कि ऑन दिसंबर 12 कंपनी परचेज, अगर कंपनी ने एक चीज परचेज की है तो डेफिनेटली इसकी कास्ट है एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट ऑन अकाउंट। ओके, हमने खरीदा है तो डेफिनेटली पहली एंट्री तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंट्री ऑटोमेटिकली ये भी आपकी कास्ट की बेस पे होती है, लेकिन जो सेल्स एंट्री है उसमें हमने सिर्फ सेल प्राइस को हमने देखना होता है। अब यहाँ पे आया तो इन्वेंट्री परचेज होगी तो अच्छा जी इन्वेंट्री आ गई जी, उधारी खरीदी है तो जी अकाउंट पेएबल हो गया जी। और अगर देखें 300 यूनिट्स हैं तो 300 यूनिट्स हैं तो उसकी पर यूनिट प्राइस 2 है तो मल्टीप्लाई कर दिए, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 600। और चूंकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाला इन्वेंट्री को रिकग्निशन करते वक्त उसको इन्वेंट्री कंसीडर नहीं करता, उसको परचेज कंसीडर करता है, तो हम लेंगे परचेज टू अकाउंट पेएबल, सेंड 600 की अमाउंट, इजी, नो इशू। आगे चलो, on December 20th, company sold 100 units at a rupees 5। This is a difference। ये वही इन्वेंट्री थी जो उसने खरीदी थी, आज जाकर 100 बेच दिए, लेकिन देखें वो भी बिजनेस के लिए बैठा हुआ यहाँ पे। 2 पर यूनिट उसने परचेज किया था, लेकिन 5 पर यूनिट सेल किए। ये 2 पर यूनिट जो है दिस इज कास्ट प्राइस, और ये 5 पर यूनिट जो है ये इसकी लिस्ट प्राइस या इसका सेल प्राइस। दिस इज अ डिफरेंस। अब आए तो हम बिल्कुल हमने रिकॉग्नाइज करना है, तो हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल उधारी सेल है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, और यहाँ पे चूंकि 100 है तो पहला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने लिखा था, ये देख लें कि जो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी के लिए, इसको लिस्ट प्राइस से हम को पे देखेंगे, तो यहाँ पे आके देख लो, ये हमने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, जिससे 500 आ गया, ये 500 ये लिस्ट प्राइस पे शो कर दिया। अब दूसरी चीज ये, अब हमने क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हमने प्रॉफिट को रिकग्नाइज करना होता है एट द पार्ट, उसी सेल्स के साथ साथ उसको हमने करना है, तो डेफिनेटली हम सीजीएस को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस हुआ है इसके ऊपर, और इन्वेंट्री को क्रेडिट इस देखिए, दिस इज एसेट, और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इसको हमने क्रेडिट किया। लेकिन देखो इसको इसी प्राइस पे नहीं किया, अगर इसी प्राइस पे करते तो फिर इसका मतलब हमें अकाउंटेंट इस अकाउंटिंग से ये पता चलता कि इसमें देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन वो ऐसे नहीं है। वो ऐसे है कि हमने 2 पर यूनिट की इन्वेंट्री परचेज करके 5 पर यूनिट की सेल आउट किए। इसमें सिंपल सी बात है कि 3 पर यूनिट जो है वो हमें प्रॉफिट हुआ है,
अगर 100 यूनिट सेल आउट किए तो इसके एंड पे हमें 300 का प्रॉफिट आएगा, जो आगे हमारी इनकम स्टेटमेंट की में जाएगा। तो हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इसकी लिस्ट प्राइस के साथ हम लिखेंगे 100 यूनिट सेल आउट किए गए। हम ऊपर जाके देखेंगे अच्छा जो खरीदे थे कितने में खरीदे थे, और ठीक है जी 2 पर यूनिट में खरीदे थे, हमने 2 पे मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह। और इसका पता है आपको कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर जो आपकी सेल की जो एंट्री होती है वो सिंपल एक ही सेल की एंट्री होती है। रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इसमें नहीं किया जाता, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ द पीरियड 100 500। आगे चलते हैं हम दिसंबर 31। ये देखिए जो लेट्स सपोज अगर इसमें कोई रिटर्न की होगी तो इसी पहली एंट्री को रिवर्स कर दें तो ये रिटर्न इसको कंसिडर कर दिया जाएगा। अब आगे चलें, जो हमारा आखिरी स्टेप है जिसके अंदर देख लें एट द एंड ऑफ द पीरियड हमने चीज़ों को ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री परचेज तो ऑलरेडी हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नोट है, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री के चीजों को बराबर करना होता है। देखो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो या फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम हो, यूनिट्स में कोई फर्क नहीं आएगा। जो भी उसके बैलेंसेस बनने हैं क्लोजिंग स्टॉक के या सीजीएस के वो सेम रहेंगे। हाँ एक चीज देखेंगे आगे चल के हम कि जब हम ये तो हम एक सिस्टम को समझ रहे हैं कि देयर आर टू सिस्टम। अब दोनों सिस्टम्स के अंदर हम एक 2 मिनट बाद हम उस बात पे करते हैं, लेकिन एक पॉइंट याद रखें यहाँ पे, दोनों सिस्टम्स के अंदर आपके पास फर्दर मेथड्स हैं जिसमें लाइफ ऑफ आईफोन एवरेज के मेथड है। हाँ अगर आप एक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज करें या फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम यूज करें, परपेचुअल में लेट्स सपोज आप लाइफो यूज कर रहे हैं और फिजिकल में आप फाइफो यूज कर रहे हैं, तो फिर याद रखें दोनों बहुत बड़ा फर्क है। दोनों के क्लोजिंग स्टॉक में भी डिफरेंस आएगा और ओपनिंग स्टॉक में भी, क्लोजिंग स्टॉक में भी डिफरेंस आएगा और उसकी सीजीएस में भी डिफरेंस आएगा। इसको हम एग्जांपल से आगे क्लियर करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ओनली जस्ट पॉइंट अब इसमें हम आखिरी स्टेप पे आ गए। हम देख रहे हैं ऑन दिसंबर 31 बुक्स आर क्लोज्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अज्यूम दैट 900 यूनिट्स आर द ओपनिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ 2। यस देखो हमें पता है ना, हमें क्लोजिंग पे जाके हमारे पास जब हम फिजिकल काउंट करके कैसे मालूम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आखिर में जाके हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जी जब हम शुरू में आए थे तो कितने थे, तब जाके हम सोच सकेंगे ना। आखिर में जाके हमारे पास अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने वो 100 यूनिट स्टार्ट में थे, 50 फिर परचेज किया और आखिर में 80 बच गए थे। जब आखिर में 80 बचे, 80 की बेस पे हमने 70 को कैलकुलेट किया, तो हमने ये कैसे कैलकुलेट किया? हमने ऐसे कैलकुलेट किया कि हमें पता था कि स्टार्ट के अंदर भी हमारे पास 100 पड़े हुए थे। अगर ओपनिंग स्टॉक का आपके पास अक्टूबर के एंड पे चले जाएं, ओपनिंग स्टॉक का आपके पास डेटा नहीं है, तो आप बिल्कुल कैलकुलेट इसको नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे पास ये उसने दिया हुआ है 900 यूनिट्स आर ओपनिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट एंड 1100 स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों की जो प्राइस है स्टेट प्राइस है उसका पर यूनिट कास्ट, वो आपके दोनों के 2 पर यूनिट है। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री को हम क्रेडिट लगाते हैं। उसके पीछे जो मैंने आपको आइडिया बताया ये है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ड्यूरिंग द बिजनेस हमने ओपनिंग इन्वेंट्री सेल आउट करेंगे, हम अज्यूम करते हैं। अब ओपनिंग इन्वेंट्री को सेल किया है तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास एसेट था वो रिड्यूस हुआ है तो उसको क्रेडिट लग गया। और ये देख ले 900 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन ये भी आपका चूंकि सीजीएस की बात की जा रही है तो सीजीएस की अगर बात है तो डेफिनेटली आपकी कास्ट प्राइस के ऊपर इसको हम नोट करेंगे। और इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक को देखें, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है, करंट एसेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए या जो भी आने वाला टाइम है। और जो अभी के बाद हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें ऑलरेडी हम उसको करंट एसेट शो करेंगे। तो इसमें देख लें जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, उसको हमने 1100 मल्टीप्लाई बाय 2 के 2200 को हमने यहाँ पे शो। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। ये आपको देख लें, ये आपको डिफरेंस अभी थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है उसका ड्यूरिंग द मंथ आपका काम काफी होता है, लेकिन जो आपका पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है वो आपकी एट द एंड ऑफ द मंथ उसमें भी ये दो इवन रटी रटाई एंट्री है जिसको आपने ध्यान देख लेना। अब जरा कुछ और इसमें थोड़ा था, फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर द लेजर अकाउंट फॉर द इन्वेंट्री एंड अब हमने इसका लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर अकाउंट बनाने लेजर अकाउंट बनाना बड़े बड़े सिंपल है, विच रिक्वायर्ड द परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। दोनों के अंदर आपने देखना है अब हमने कौन कौन से बनाने हैं। हमने एक इन्वेंट्री का अकाउंट बनाना है। अगर इन्वेंट्री का अकाउंट बनाना है ये भी हमारे पास
सिंपल है, इसको भी हम बना लेंगे। और उसके बाद दूसरा हमने सीजीएस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन्वेंट्री और सीजीएस जो है ये दो आपके अकाउंट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसको हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए देखना होता है। अब इसमें जरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर आपने सिर्फ इतना देखना है कि इसका ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर, लेकिन इसमें ओपनिंग स्टॉक को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे इसने इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें दिया हुआ था कि आपके पास इतनी ओपनिंग स्टॉक था। उसके बाद देख लें, इसमें आके देखें इन्वेंट्री के साथ क्या हुआ है, इन्वेंट्री यहाँ पे सिर्फ डेबिट हुई है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास हम सपोज करते हैं कि 1800 का पड़ा हुआ था, उसके बाद हमने मजीद इन्वेंट्री, चूंकि हम इन्वेंट्री का अकाउंट बना रहे हैं, आपको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेजर अकाउंट बनाने का तरीका आराम से आता होगा, तो हम इन्वेंट्री का अकाउंट चूंकि बना रहे हैं तो इन्वेंट्री इसमें डेबिट है, उसका सोर्स अकाउंट पेएबल है, उसके साथ अकाउंट पेएबल सोर्स लिखा, प्लस कर दिया। उसके बाद जरा देखें इन्वेंट्री, यस यहाँ पे सेल भी हुई है 200 की, इसका मतलब इन्वेंट्री क्रेडिट हुई, उसका सोर्स क्या था, सीजीएस था 200, और आखिर में आपके पास बैलेंस देख लें। अब देखें हमने यहाँ पे एक वैल्यू उठाया है तो ऑटोमेटिकली हमें कंफर्म हो गया कि ये जो हमने इन्वेंट्री का अकाउंट बनाया है बिल्कुल ठीक है। कैसे कंफर्म हुआ, हमने यहाँ पे लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री स्टार्ट किए, उसने बताया हुआ था, हमने पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताया हुआ था कि जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी ये वही क्वेश्चन चल रहा है, उसी की हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। वो कह रहा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 900 यूनिट्स एट द रेट 2 है, उसके बाद जो भी हमारा प्रोसीजर महीने का चला है उसमें ये एंट्रीज हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 एंट्रीज आ गई। अब जरा देखें, जब हमने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा प्लस परचेजेस के अंदर लिखा जो ऑलरेडी इनफ्लोज है, आप कह सकते हैं डेबिट साइड ऑफ इन्वेंट्री इज द इनफ्लो साइड ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे जो इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है, ये एक तो ये हमारे पास स्टार्ट में पड़ा हुआ था और साथ साथ ये हमारे पास हमने मजीद परचेज किए थे ड्यूरिंग द पीरियड, और ये हमने सिर्फ सेल आउट किए, और आखिर में देखें हमारे पास 22 ऑटोमेटिकली बचते हैं। अब 22 बचने से हमें कंफर्म हो गया कि ऑलरेडी इसमें भी हमें बताया हुआ था कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो 1100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 था। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो भी अभी तक आपने प्रोसीजर किया वो आपने ठीक किया। इसी तरह से आपने इसका सीजीएस अकाउंट बनाना है, और इसी तरह से आपने इसकी जो नेक्स्ट है, ये दो सिंपल टी अकाउंट है, इसको आपने इनको भी आपने देख लेना है। ये पहले जो मैंने इन्वेंट्री अकाउंट्स बनाए, इन्वेंट्री या सीजीएस अकाउंट बनाया है, ये इसकी बेस पे बनाया है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बेस पे बनाया है। दूसरा आपके पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के ऊपर बनेगा। सिर्फ इस देखेंगे आप, जब आप बनाएंगे तो दोनों बैलेंसेस आपके सेम आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, इसको देख लें, लेजर अकाउंट इज वेरी सिंपल, यू नो, इसको देख लें, अगर इसमें इशू हो तो फिर हम इस पर बात कर लेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो फार्मूला है ये मल्टी बिलियन डॉलर का फार्मूला है, जैसा मैंने बताया कास्ट अकाउंटिंग के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है। अब हमें जो मोटी मोटी चीज समझ आई है वो ये आई है कि जो इन्वेंट्री ऐसी चीजें होती हैं जो अगर देखा जाए तीन किस्म के बिजनेस हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अंदर भी इन्वेंट्री शामिल होती है, जो भी चीजें बेचने की नीयत से रखी जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमारे पास तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है। सर्विसेज बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री नहीं होती है बेसिकली, और समटाइम ये भी कहा जाता है कि स्किल्स जो हैं सर्विसेज बिजनेस के, एक टीचर उसके स्किल्स, एक डॉक्टर के स्किल्स को हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इसलिए बेसिकली सर्विसेज बिजनेस के अंदर जो सेल आउट कर रहा होता है बंदा, उस तरह से तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें जैसे एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस वाला सेल आउट कर रहा है, लेकिन सर्विसेज बिजनेस के अंदर भी कुछ ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज हो रही होती है, और वो जो ट्रांसफर ऑफ द वैल्यूज हो रही होती है उसमें कोई फिजिकली चीज नहीं होती, उसमें स्किल्स होती हैं जो एक हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो स्किल्स को नॉर्मली इन्वेंट्री देखा जाता है, वो हमारा आइडिया नहीं है, हमने मर्चेंडाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ही देखना है। उसके बाद हमें पता है कि जी इसके दो बड़े सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से कोई सा सिस्टम आपका बिजनेस यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपका बिजनेस छोटे पैमाने पे एक स्मॉल बिजनेस है तो रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम या फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करें, क्योंकि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है डेफिनेटली उसके लिए आपने एक बंदा रखना होगा, हायर करना होगा, जो साथ साथ उसको करता रहेगा। तो लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो छोटे बिजनेस के लिए रिकमेंड किया जाता है, लेकिन जो आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है वो बिग बिजनेसेस के लिए आपका रिकमेंड किया है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम साथ साथ उसी दिन उसी वक्त आपको, जैसे आपने देखा ना रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट,
जैसे रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट होता है कि जैसे ही आपने एंट्री पुट की उसी वक्त आगे उसका बैलेंस कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ये भी इसी तरह से है। जैसे ही आपका इन्वेंट्री के रिलेटेड कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो हुआ उसी वक्त आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सारे के सारे अपडेट हो गए। लेकिन फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर, ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम एक टाइम पीरियड के बाद उसकी क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री को, ये मोटी मोटी चीजें हमें समझ आई हैं। अब जरा आगे आके देखें। अब एक बात याद रखें कि बिजनेस आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री यूज करे या परपेचुअल इन्वेंट्री यूज करे उसकी मर्जी है। उसके अंदर मेथड्स हैं, यही मेथड्स आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर भी यूज कर सकते हैं और सेम मेथड आप फिजिकल के अंदर भी यूज करने। आज के लेक्चर में हम जो आपके ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स हैं इनको सिर्फ हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में हम इसके जो फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जो आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड कैसे यूज किए जाते हैं और उसके रिजल्ट में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है इन ऑर्डर टू टेक अ डिसीजन, उसको हम जरूर देखेंगे। अब इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड के अंदर भी देखा जाए तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू कैटेगरीज, दो बड़ी टाइप्स है। सारे लोग जरा गौर से सुनो, जरा इस पॉइंट को जरा अपने जहन में रखना है। कहाँ जहां भी घूम रहे हो या जहां भी हो जरा आराम से थोड़ा बैठो, इस चीज को जरा इंपॉर्टेंट चीज को गौर से देखो। बेटा दो मेथड हैं। अब बात यह है कि आपका जो भी बिजनेस है आपने बिजनेस की नेचर की बेस पे मेथड सेलेक्ट करना है। अच्छा, ऊपर जो सिस्टम है वो तो चलो आपकी मर्जी है, आप फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करें। अब तो मैंने रिकमेंड किया कि बड़ा बिजनेस है तो वो परपेचुअल यूज करें, लेकिन आप बादशाह हो, आप जरूर कर लो, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आपका बिजनेस बड़ा है फिर भी आप फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हैं तो अकाउंटिंग में इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन याद रखें जो मेथड यूज करेंगे, मेथड के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम देखेंगे। छोटी सी आइडिया है, इसको माइंड में रखना है। नंबर वन, इसमें दो बड़े मेथड्स हम यूज करते हैं। नंबर वन मेथड इज कॉल्ड a specific identification method and other method is called a cash flow assumptions। और आपने किया भी होगा, देखा भी होगा, ये cash flow assumption के अंदर चीजें आती हैं जिसको हम LIFO, FIFO और एवरेज के नाम से याद रखते हैं। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है भाई? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कैन ओनली बी यूज्ड आइटम दैट सम, ये हेट्रोजीनियस नेचर के होंगे। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करते हुए आपने अपनी इन्वेंट्री को गौर से देखना है। अगर एक इन्वेंट्री दूसरी इन्वेंट्री से फर्क है, सपोज करते हैं आप कंप्यूटर का बिजनेस डील कर रहे हैं, आपके पास मुख्तलिफ कंप्यूटर पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ लैपटॉप पड़े हुए हैं, ठीक है, देखने में तो सारे लैपटॉप हैं, लेकिन एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप से फर्क है। एक लैपटॉप उसकी कैपेसिटी में, उसकी प्राइस में, उसकी विजिबिलिटी में, उसके जो भी अंदर उसके डाटा में, उसके बोर्ड में वगैरह वगैरह में, सारी चीजों में दूसरे से फर्क है। देखने में तो एक, ये हेट्रोजीनियस है। इसी तरह से और मुख्तलिफ चीजें, मोबाइल का आइडिया रख लें अपने पास, सेल फोन का। सेल फोन में भी देखें आपके पास हजारों सेल फोन पड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे से फर्क है। लेकिन आप जरा गौर से देखें, अगर वीट को देखें, आप फ्लोर मिल चला रहे हैं आप लोग, वीट को देखें, वीट पंजाब की हो, वीट अमेरिका की हो, वीट केपीके की हो, वीट सेम है। वीट जो है वो होमोजीनियस है। एक वीट का दूसरे वीट से कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, फर्क हो सकता है, प्राइसेस में फर्क हो सकता है। शायद केपीके की हमें थोड़ी मुनासिब मिले, पंजाब की उसमें चूंकि ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट है वो हमें महंगी मिले, अमेरिका की शायद और महंगी मिले या सस्ती मिले, वट एवर। लेकिन चीज ये कि आपकी जो जितनी भी इन्वेंट्री है वो होमोजीनियस है। आप सपोज करें आपके पास वीट है तो वीट की आप कोई सी भी बोरी इस्तेमाल करें तो उसमें ये फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप, दूसरे से तीसरे लैपटॉप या सेल फोन जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन का के लिए आप अपना मेथड यूज करें, सिस्टम के अंदर मेथड होता है। पहले सिस्टम यूज करते हैं, सिस्टम को डिजाइन करते हैं, उसको सेट करते हैं, उसके रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमने मेथड यूज करना है। मेथड के अंदर सिर्फ इतनी सी बात मैंने आपको बताई है, इसको माइंड में रखना है। अगर हेट्रोजीनियस आपका प्रोडक्ट है, हेट्रोजीनियस सॉरी प्रोडक्ट नहीं, इन्वेंट्री आपका हेट्रोजीनियस है, या इवन चले प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की मैं बात करता हूँ, तो उसके अंदर आप यूज करेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो आपका जो
जो अभी तक आपने किया भी होगा, लाइफो फाइफो एवरेज। यस, लाइफो फाइफो और एवरेज को इस्तेमाल करने के लिए आपकी प्री कंडीशन है कि आपका जो जो भी इन्वेंट्री है वो होमोजीनियस होना जरूरी है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं एक दो ही लाइनें एकदम डिटेल से, इसमें इस तरह की चीजें नहीं है, कास्ट फ्लो assumption के अंदर डिटेल चीजें आती हैं। द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इन इन्वेंटरी कास्टिंग मेथड आइडेंटिफाइज एंड यूज द परचेज इनवॉइस ऑफ ईच आइटम सोल्ड टू द डिटरमिन द कास्ट असाइंड टू। देखें, जैसे आपने देखा होगा, ये जैसे बाटा की शूज में, बाटा की शॉप में आकर आप चले जाएं या गिलानी मार्ट पे चले जाएं या किसी भी पे चले जाएं, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसकी जो इनवाइस प्राइस है उसको लिखा होता है। और चूंकि हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग होता है, तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज शो की जाती है वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है कि जी ये कौन सा प्रोडक्ट है। और उसको उसके साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में चीजों को फीड किया होता है कि जो दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर की बेस पे उसकी कास्ट कितनी है, उसको आगे उसको देख लिया जाता है। मैं थोड़ा सा तेज आने की कोशिश करूँ जाऊंगा जरा। अच्छा, इसके बाद देखें चूंकि 51, अच्छा, थ्री कास्ट फ्लो अजम्पशन हम यूज करते हैं डेफिनेटली अगेन, कि जब आपकी होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आपका फ्लोर मिल है, आप फ्लोर मिल यूज कर रहे हैं, फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल के अंदर जो हम मेथड यूज करेंगे वो इसमें से कोई सा हम यूज कर सकते हैं। नंबर वन इज अ फाइफो। फाइफो स्टैंड फॉर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब अपने माइंड में अगेन चीज लेके आओ, हमने दो चीजों को कैलकुलेट करना है। देखो, आपके स्टोर रूम के अंदर जो आपकी फ्लोर मिला, आपके स्टोर रूम के अंदर बहुत सी बोरियां पड़ी हुई हैं। कोई गंदम आप अमेरिका से लेके आए हैं, कोई केपीके से आई, कोई पंजाब से आई है, कहां से आई है, ऊपर नीचे पड़ी हुई है। लेकिन चूंकि प्रोडक्ट एक जैसा ही है, उसका आपका इन्वेंट्री एक जैसी है। अब जरा देखें, अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है। पॉइंट वही है दो। आपने फास्ट एंड फास्ट आउट है या जितने भी मेथड्स हैं, दो चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है। नंबर वन, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आइडेंटिफाई करना होता है कि यार ये जो चीज हमने बेची है इस पे हमारा कितना खर्चा हुआ था। और दूसरी चीज हमने ये कैलकुलेट करना होता है कि जो ऑलरेडी हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक इन्वेंट्री बच गई है यार, उसकी कितनी प्राइस है। अब ये देखिए, फास्ट एंड फास्ट आउट कास्टिंग मेथड बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट फर्स्ट आइटम रिसीव वर द फर्स्ट टाइम सोल्ड। जो पहले आया उसको पहले सेल करे। हालांकि ये अकाउंटिंग की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब जरा सोचो, आपकी गोदाम में 400 बोरियां पड़ी हुई हैं, तो लाजमी बात है जो पहले बोरियां आई होंगी वो नीचे रखी होंगी, और जो उसके उसके बाद बोरियां आई हैं वो उसके ऊपर रखी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि चूंकि आपने फाइफो यूज करने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जब किसी को आपने सेल करना तो नीचे से बोरी निकाल के आपने सेल आउट नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट जो है आपका आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है, तो फिर ऊपर वाली नीचे वाली की बात नहीं होती, लेकिन प्राइसेस का डिफरेंस होता है जिसको हमने देखना है। In other words, the beginning inventory of oldest item are assumed to be sold first। मतलब जो आपने पहले चीजें परचेज की, अब देखना है पहले चीजें परचेज की थी उसकी कितनी प्राइस थी। हम सपोज करते हैं जो आपने पहले परचेज की थी यूनिट, उसकी 10 रुपीज पर यूनिट थे। आपने उसके बाद परचेज किया 12 यूनिट हो गया, उसके बाद आपने परचेज किया 13 हो गया। तो लिहाजा जब हम कास्ट चार्ज करेंगे तो 12 से नहीं करेंगे, 13 से नहीं करेंगे, हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे करेंगे कि जो जो कास्ट हमें स्टार्ट में पहला प्रोडक्ट जब हमने खरीदा था उस पे जो हमें कास्ट मिली थी उसको हम चार्ज करेंगे। और ऑटोमेटिकली ये चीज देखें, द मोस्ट रीसेंट इन्वेंट्री परचेज इज अज्यूम टू बी रिमेन एट द एंडिंग इन्वेंट्री। जो बिल्कुल आखिर में हमने परचेज की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पहले हमने 10 की खरीदी, फिर हमने 12 की खरीदी, फिर हमने 13 की खरीदी, तो हम जो जो आपकी इन्वेंट्री आखिर में बच जाएगी वो 13 से होगी। अब जरा सोचो, अब जरा इस पॉइंट को छोटा सा बाल बराबर फर्क एक पॉइंट है, इसको जरा गौर से सुनो कि यार ये क्या मतलब, इसमें क्या हमने इसमें क्या, हमें क्या फायदा हुआ, या इस तरह की लाइफ ऑफ फाइव करने से हमें डिसीजन मेकिंग में या अकाउंटिंग में क्या बेनिफिट होगा ना। अगर आप वाइस वर्सा करना शुरू कर दें, अगर जो हम अब लाइफों में देखेंगे, अगर वाइस वर्सा करें तो क्या होगा, आपकी कास्ट बढ़ जाएगी ना, इसलिए कि आपने जो रीसेंट इन्वेंट्री खरीदी है, मैं अज्यूम करता हूँ कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है। जो आपने आखिरी चीज परचेज की थी 13 पे परचेज किया था, और जो आपने पहले परचेज किया था वो 10 पे किया था। अगर आप 13 पे उसको चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या करने जा रहे हैं, आप अपनी कास्ट को ज्यादा शो कर रहे हैं, जो करना भी है। अब 13 से अगर 100 यूनिट की बात की जा रही है तो उसको 13 से करें तो 1300 बन जाएगी, अगर 10 से करें तो उसकी 1000 बन जाएगा। अब ये जो 300 का जो डिफरेंस है, अगर आप इसको लाइफ आप फाइफो को इस्तेमाल करेंगे तो ये 300 का डिफरेंस आपकी ग्रास प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करेगा।
चूंकि इसकी अब ग्रास प्रॉफिट अगर आप उसका जो फाइफो वाला मेथड यूज करेंगे तो उसमें आपका ग्रास प्रॉफिट 300 से आगे इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसको क्वेश्चन से भी आएगा, लेकिन एक पॉइंट लेना है कि अगर आपका ग्रास अगर आपने फाइफो यूज किया, इस एग्जांपल को मैं ध्यान में रखूं तो आप अगर आपने फाइफो यूज किया तो डेफिनेटली जो आगे चल के आपका ग्रास प्रॉफिट होगा वो 300 ज्यादा शो करेगा, वो अगर वो आपके पास 4300 शो करेगा। लेकिन अगर लाइफो यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी कास्टिंग इंक्रीज होगी, इसलिए कि आपने मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी आपकी आपने उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसका जो पर यूनिट कास्ट है वो आपने 13 यूज किया है, और पहले के केस में आपने 10 यूज किया है। दूसरे के केस में आपका ग्रास प्रॉफिट 4000 बनेगा, पहले के केस में आपका ये बनेगा। चलो इसको क्वेश्चन में देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री, फाइफो, परपेचुअल इन्वेंट्री एटसेट्रा। ये मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम ये तीनों मेथड्स को देखेंगे, कल इंशाल्लाह फिजिकल भी बात करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन कि ओपनिंग इन्वेंट्री एट यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसमें देखें, अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा पहले सारे को पढ़ लेते हैं। इसमें देखें ये लिखा हुआ है परचेस 2 तारीख को 2/12 ये 15, और ये सेल्स की बातें की जा रही हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर लेजर कार्ड, स्टोर लेजर कार्ड। और ये स्टोर लेजर कार्ड के अंदर मैं एक चीज यहाँ पे लिख लेता हूँ, कास्ट वैल्यूज। हमने यहाँ पे याद रखें, हमने यहाँ पे प्राइस वैल्यू नहीं यूज करनी, ये कास्टिंग की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्स किया है 4 यूनिट एट द रेट ऑफ 22। ये जो 22 है ये सेल प्राइस है, इसको हमने नहीं देखना है, हम देखेंगे। और देखें ये हमने जब कोई चीज परचेज की तो ये 12 पे किया, हाँ ये ओके, अगर 12 पे परचेज किए तो दिस इज द कास्ट वैल्यू, बट जब हमने इसको सेल किया 22 पे तो दिस इज नॉट अ कास्ट वैल्यू, दिस इज द प्राइस, दिस इज इनफैक्ट दिस इज द लिस्ट प्राइस। इसको जरा देखना है कि इस ये जो हम जो भी स्टोर लेजर कार्ड बनाएंगे बड़ा सिंपल है, इसके अंदर किसी किस्म की आपने कोई भी लिस्ट प्राइस या सेल प्राइस को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ हमने जो देखना है वो आपकी कास्ट वैल्यूज, या कास्ट वैल्यूज के जगह कास्ट प्राइस लिखें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब जरा बात को समझ लें एक बार। दूसरा आपको पता है कि अकाउंटिंग इज अ क्रोनोलॉजिकल सब्जेक्ट। क्रोनोलॉजिकल मीन के अकाउंटिंग में डेट वाइज हमने देखना होता है, इस तरह से ग्रुप्स में हमने अकाउंटिंग नहीं करनी है कि इस तरह नहीं होता हमारे पास कि आपके पास एक्सपेंस का अलग डेटा दिया हुआ है, एसेट का अलग दिया हुआ है, लाइबिलिटी का अलग दिया हुआ है, तो आप पहले एसेट के डेटे को पुट करें, फिर लाइबिलिटी को करें, फिर रेवेन्यू को करें ना, इस तरह नहीं करते हैं, हम डेट वाइज चलते हैं। हम डेट में क्रोनोलॉजिकल इसका हमने सीक्वेंस फॉलो करना होता है। जैसे जैसे पहले पहले फर्स्ट डेट को देखेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, जो भी हमारी एंट्री है, जो भी हमारी रिपोर्टिंग है उसको हम शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था 8 यूनिट्स देखें। अच्छा इसको समझे, पहले लीजिए स्टोर लेजर कार्ड को समझते हैं। बट स्टोर लेजर कार्ड के अंदर जरा गौर से देखें तो हमारे पास 3 बड़े सेगमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट जो है वो परचेज का सेगमेंट है। ये हमने कहा है कि हम अपनी इन्वेंट्री को परचेज करते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी इन्वेंट्री को सेल्स करते हैं, और तीसरा हमारे पास बैलेंस है। बैलेंस तो यूं समझें कि ये आपका स्टोर है, ये आपका गोदाम है, जिसके अंदर जो बैलेंस बच जाता है, परचेज होगा वो भी आपके बैलेंस में आएगा, और जब सेल होगा तो भी आपके बैलेंस से निकाल के हम उसको सेल आउट करेंगे। उसके बाद फिर हर तीनों सेगमेंट के अंदर जो जो हैं वो 3 आपको फर्दर कॉलम्स भी दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलम है यूनिट्स। जैसे ये ऊपर इसने कहा था हमने यूनिट परचेज की कितने जी 8 और 10 के एट द रेट, और उसके बाद एट द रेट स्टैंड फॉर द प्राइस, उसकी कास्ट प्राइस क्या है, और फिर जब आप यूनिट्स को और कास्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से इनमें 3 में देखना है। अब सबसे पहले जो बैलेंस है, बैलेंस इज नॉट अ परचेज नॉट अ सेल, ये बेसिकली ओपनिंग बैलेंस है। तो हमें पता है इसका जो भी हमने पिछले महीने में जो भी प्रोसीजर किया है, पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस था, इस दफा हमने ओपनिंग बैलेंस इसको हमने शो करना है। तो इसको देखो, इसका बैलेंस जो है वो 8 यूनिट्स है हमारे पास। हमने सीधे इसमें लिख लिया, यहाँ पे लिखा बैलेंस ब्रा डाउन और कैरी डाउन में आपको फर्क पता है। तो 8 यूनिट्स एट द रेट ऑफ कितने पैसे जी 10, इट मेक्स 80। ओके, उसके बाद आगे चले तो फिर हम डेट वाइज जाएंगे। ये देख लें 12, ये दिसंबर के महीने की ट्रांजैक्शन है, तो पहले ये 2 वाली होगी, फिर 15 वाली होगी,
फिर 22 वाली होगी और फिर 31 वाली होगी, इस तरह प्रोसीजर चलेगा। चलो मैं सबसे पहली ट्रांजेक्शन करता हूँ। पहली ट्रांजेक्शन का ताल्लुक परचेज से, जरा एक और चीज गौर से देखना है, रोज सेल्स कॉलम को जरा गौर से देखना है। पहले जैसे ही आपने बैलेंस को इंक्लूड किया तो बैलेंस के कॉलम में चला गया, उसको ना परचेज में लिखना है और उसको ना में आपने सेल्स में लिखना है, वो बैलेंस था, स्टार्टिंग बैलेंस था। अब आगे चले तो परचेज है, ठीक है, परचेज की हमने कितने यूनिट्स, 6 हमने परचेज किए, मैंने यहाँ पे लिखा यूनिट्स। एट द रेट हमने कितना उसका रेट दिया है, 12 दिया है। और इसको आप अगर 12 थोड़ा सा कुछ तंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसको 12 समझे। अच्छा ये सेल में कोई इशू, इसको मिलकर बाद में फिक्स कर दूंगा। एट द रेट ऑफ 12 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन गया 72, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब जरा समझना है, अब जरा देखना है कि जी हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें, सबसे पहले ये हमारा मेथड कौन सा है, फाइफो का है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, फाइफो भी लिख देता हूँ अपनी याद के लिए। अब सुनो, ये तो 1 तारीख को आपने स्टोर में जाके देखो तो आपको ये पता चलेगा जी 8 यूनिट पड़े हुए हैं आपके पास सिर्फ, और उनकी प्राइस ये वगैरह वगैरह। लेकिन अब अगर आप इसके बाद 2 तारीख को आप अगर स्टोर में जाओ तो मुझे ये बताओ कि ऑलरेडी आपने के जो पुराने यूनिट्स पड़े हैं वो भी तो उसी वहां पे ही पड़े हुए हैं, और उसने आप उसके बाद आपने मजीद खरीदी। ये लाइफ ऑफ फाइव और एवरेज में याद रखें, ये जो स्टोर की लाइन है ना, इसको बड़े ख्याल से रखना है। अगर आपने नीचे वाली लाइन को ऊपर लिख लिया, ऊपर वाली को नीचे लिख लिया, तो सारा फर्क आ जाएगा। सबसे पहले आप ऊपर वाले को निकालें जो ऑलरेडी आपके पास बैलेंस आपके स्टोर में पड़ा हुआ है। 2 तारीख को मैं स्टोर में गया तो मैंने देखा जो पुराने यूनिट्स थे वो भी ऑलरेडी पड़े हुए थे। फिर मैंने नए यूनिट भी परचेज कर लिए, इसको भी सम करना है इसके अंदर। नीचे वाली लाइन में 6 और इसका प्राइस था 12 और इसके ऊपर था 72। अब आगे चलें, उसके बाद क्या जी 15 डेट है, मैं 15 डेट को गया हूँ। इसके बाद अच्छा ये एक और चीज बताऊं मैं आपको कि जैसे ही डेट खत्म हुई, यहाँ पे देखो मैंने डबल रूलिंग की हुई है, या एक मोटी लाइन है यहाँ पे ड्रा करें जिससे ये शो हो जाएगा। बल्कि डबल रूलिंग इज गुड, डबल रूलिंग से मुराद है कि जो नीचे प्लस नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है फर्स्ट डेट को आपके पास ये आपके जो अगर यूनिट्स में देखा जाए तो फर्स्ट डेट को आपके पास यू हैव ओनली 8 यूनिट्स, लेकिन जब आपके पास सेकंड डेट में आए हैं तो आपके पास नाउ यू हैव 14 यूनिट्स। आप अगर सेल करना चाहें तो आप 14 यूनिट सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद में 15 डेट पे आया तो मुझे पता चला 4 यूनिट मैंने सेल आउट किए एट द रेट ऑफ 22। और मैंने आपको बता दिया प्राइस नहीं देखना, प्राइस नहीं देखनी है इसके अंदर, प्राइस को हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उठाना है 4 यूनिट, 4 यूनिट उठा के फिर देखना है कि जी हमारे पास कौन सा मेथड यूज करें, फास्ट इन फास्ट आउट यूज कर रहे हैं, लास्ट इन फास्ट आउट यूज करें या एवरेज यूज करें। यहाँ पे हम यूज करें फास्ट इन फास्ट आउट, जो ये बता रहे हैं कि भाई ये आपके पास 2 लाइनें थी, ये 8 यूनिट वाला आपने पहले खरीदा था और 6 वाला बाद में खरीदा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जोर दिया कि ये लाइंस को ऊपर नीचे नहीं करना। लाइन से हमें ये पता चलता है कि कौन सा जो इन्वेंट्री है वो कितनी पुरानी है। अब इसका मतलब फास्ट इन फास्ट आउट है तो यार हमें इसमें से सेल आउट करना है, ये 8 यूनिट में से। देखो प्रैक्टिकली आप देखें तो आप वहां पे जाके स्टोर में कोई चीज उठा के वो दे दिया आपने, नीचे दी वाली ऊपर रखा हो नीचे रखा हो, वहां पे आपने ये नहीं देखा जी पहले किधर से लाए। लेकिन असल में डिफरेंस कहाँ पे आता है, देखो असल में डिफरेंस ये प्राइसेस के ऊपर आता है। और ये प्राइसेस आगे सीजीएस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। अगर हम सीजीएस की कैलकुलेशन के लिए प्राइसेस यूज करेंगे 10, अगर कोई भी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट थोड़ा आएगा। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू सेम वैल्यू अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरी प्राइस है तो अल्टीमेटली इसका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आएगा। और चूंकि हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने से आता है। अगर हम वैल्यू होगी तो प्रॉफिट कम आएगा, अगर सीजीएस की कम वैल्यू होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल कोट किए। अब इसमें देखें तो हमने सेल्स किया, कितने सेल की, यहाँ पे सिर्फ हमने कहा 4 यूनिट सेल किया। मेथड देखा 5 होता तो मैंने यहाँ सेल के आगे आके मैंने सेल्स के कॉलम में यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसके सामने आके यहाँ पे लिखा 4 यूनिट्स। और चूंकि मैं इसमें से 4 यूनिट ले रहा हूँ तो मैं ये प्राइस नहीं लूंगा, ये दिस इज अ सेलिंग प्राइस। मैं यहाँ पे देखूंगा अच्छा ये जो 8 यूनिट थे इसमें इसकी प्राइस कितनी थी पर यूनिट, 10 थी। मैंने यहाँ पे लिखा 10 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 40 बन गया। अब भी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना, और से देखो ये जो ऊपर वाली लाइन थी हमारी, ये एक पॉइंट है इसके अंदर, बस
बाकी ये क्लियर हो जाएगा आपका। लाइफ फाइव दोनों इसी तरह से। अब ये देखो, ये पहली लाइन जो थी इसमें से सेल आउट किए, इसमें से सेल आउट करने इसलिए पता चलता है कि चूंकि हमने यहाँ पे प्राइस जो पर यूनिट कास्ट है वो 10 दी हुई है। अगर इसमें से 8 में से 4 हमने सेल आउट की तो यहाँ पे 4 बच के इनकी प्राइस ऑलरेडी 10 है पर यूनिट, और अब इसकी प्राइस जो टोटल कास्ट बन गई हमारे पास 40, और दूसरी लाइन वाला ऑलरेडी हमारे पास स्टोर में पड़ा हुआ है, वो हमने उसके साथ अभी टच नहीं किया। लिहाजा उस लाइन को एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये 6 यूनिट। अब देखो, अब अगर आज आप अगर हमारे स्टोर में जाओ 15 यूनिट्स की डेट पे जाओ तो आप स्टोर में देखेंगे कि स्टोर में सिर्फ 10 यूनिट्स हैं भाई। एक जो पहली लाइन है जो बिल्कुल ओल्डेस्ट यूनिट्स हमने परचेज किए थे वो 4 यूनिट्स थे एट द रेट ऑफ 10 थे, और ये 6 एट द रेट ऑफ 12 आपके पास बनते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमने 15 वाला काम भी कर दिया। 15 के बाद नेक्स्ट आइटम है 22 में हमने 10 यूनिट परचेज किए एट द रेट 16। यहाँ पे आ जाए परचेज के अंदर के कुछ इश्यूज है। अच्छा, 16 इस तरह से नजर आ रहा है। 160 आ गया इसकी प्राइस, बहुत सिंपल है। अब दोनों हमें पता चल गया, दो ही प्रोसीजर होते हैं। परचेज में कोई इशू नहीं है। परचेज में अब देखो हमने क्या करना है, इस लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना, इन दोनों लाइनों को एज इट इज लिखना है। 4th है हमारी सबसे पहली लाइन के अंदर, उसमें 10 यूनिट अभी भी पड़े हुए हैं, और उसके बाद हमारे पास 40 यूनिट्स हैं, और उसके बाद इसमें आ जाएंगी 6 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट एट द रेट ऑफ 12, और ये बनते हैं 72। यहाँ पे भी कुछ इशू आ गए, और यहाँ पे 72। ठीक हो गया। ये ऑलरेडी पिछले आज से पहले तक थे, 15 तारीख से जो थे, लेकिन आज तो 22 को हमने और परचेज किए तो इसके नीचे लाइन में आ जाएंगे 10 एट द रेट ऑफ 16 इक्वल टू 160। अब सेल के केस आ गया, आखिरी सेल में आ जाए, ये भी हो गया लास्ट केस जिसमें हमने 14 यूनिट सेल किए हैं, और 14 यूनिट हम सेल करेंगे अंडर द FIFO। देख लो यहाँ पे मैं आता हूँ सेल्स के अंदर, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट इन फास्ट आउट है ना, तो मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा, जो पहले आया है उसको पहले सेल आउट करना है। तो देखो पहली लाइन में 14 यूनिट्स नहीं है, जैसे इससे ऊपर हमने जब सेल्स किए थे तो पहली लाइन में ऑलरेडी 8 यूनिट पड़े हुए थे, इसमें से 4 यूनिट हमने सेल आउट कर दिए। लेकिन इस केस के अंदर ऑलरेडी हमारे पास इतने इनफ इन्वेंट्री नहीं है कि फर्स्ट लाइन के अंदर हम नहीं हो सकता, तो हम कोई मसला नहीं है, फर्स्ट के बाद दूसरी लाइन पे आएंगे, फिर उसके बाद तीसरी लाइन पे आएंगे, लेकिन हमारा सीक्वेंस जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। अब देखो हमने कितने यूनिट सेल आउट करने हैं, इसमें मैंने बताया प्राइस नहीं उठानी है, सिर्फ इसके यूनिट्स उठाने हैं। 14 यूनिट सेल आउट करने हैं, कर रहे हैं जी। इसमें नंबर 1 आ जाएगा, पहले सबसे पहले इस लाइन को खत्म करो, 4 यूनिट्स, मैं को कॉपी करता हूँ इस लाइन को, 4 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 तो 40। इसका मतलब है ये लाइन सारी खत्म, सारी फारग, इसमें कुछ नहीं रहा। लेकिन अभी तक हमने पूरे यूनिट सेल आउट नहीं कर सके, क्योंकि हमने जो यूनिट सेल आउट करने हैं उसके बाद हमने सेल्स करने 14 यूनिट्स, तो अभी हमने 4 किए, 10 और करने हैं। ये पहली लाइन हमने खत्म कर दी। दूसरी लाइन में आ जाए जिसमें लिखा हुआ है 6 यूनिट एट द रेट ऑफ 12, और ये बनता है 72। लेकिन स्टिल हमने जो सेल आउट करने हैं वो 10 सेल आउट किए हैं, लेकिन हमने 14 करने हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये ऊपर वाली दोनों लाइनें खत्म हो गई हैं। अब इसमें आ जाए, हमारे पास यूनिट्स हैं, हम सेल कर सकते हैं। तो इसमें से 10 वाली लाइन में से हमें मजीद कितने यूनिट सेल आउट करने हैं, 4 मोर यूनिट हमने सेल आउट करने, 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, इससे बन गया हमारे पास 40। तो अब जरा देखिए हमारे पास स्टोर में क्या बचा है, बैलेंस क्या बचा है, ये दोनों लाइनें में खत्म, और इस तीसरी लाइन में से भी 4 यूनिट आपके सेल आउट हो गए। रिमेनिंग हमारे पास बचे ओनली 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 16, और जो हमारे पास बन गया 16 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 16 से कितना आंसर, 6 मल्टीप्लाई बाय 16, इससे हमारे पास आंसर बनता है 96। और दिस इज ऑल अबाउट द FIFO। अब इसमें आखिरी 1-2 बातें, अब जरा गौर से देखें, मैंने आपको बताया था कि जी
हमने तो डिसीजन मेकिंग में दो चीज़ों को देखना है बार बार। तो याद रखें ये जो आपके पास पड़ा हुआ है आखिर में, अब इसको कैसे लिखूँ मैं यहाँ पे, इसको अगर मैं आ जाओ भाई, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। जो आपका आखिर में अगर आपसे पूछा जाए आगे हम करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जी योर बिजनेस हैव ओनली 6 यूनिट्स। ये यूनिट्स हैं आपके पास जिनकी कास्ट आपके पास 96, इसकी यहाँ पे प्राइस नहीं लिखी जाती। देख क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ गया। अब मैंने आपको बताया था जी हम दूसरी चीज भी यूज कर दे मालूम करते हैं जिसका नाम होता है सीजीएस। सीजीएस यहाँ पे भाई सीजीएस ये कास्ट ऑफ सेल, ये सेल्स है ना। और मैंने आपको बताया था सेल के अंदर हमने प्राइस नहीं लिखा, सेल के अंदर हमने कास्ट को यूज किया है। तो अल्टीमेटली दिस इज अ कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस में आप कह सकते हैं कि जी इस दफा जो हमने यूनिट सेल आउट किए हैं उनकी जो कास्ट टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो हमने सेल आउट किए हैं इस दफा वो 18 है। 18 देख लेना, 4 पहली दफा किए थे, 14 फिर किए थे, 18 सेल आउट किए जिनकी जो कास्ट हमें पड़ी है, लागत जो पड़ी है वो 216 की पड़ी है। और इसको कहते हैं कास्ट ऑफ परचेज। आप देखेंगे कि जो आपका जितना भी लाइफो फाइफो और एवरेज है उन तीनों में कास्ट ऑफ परचेज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। कास्ट ऑफ परचेज की यही वैल्यू रहेगी। लेकिन जब आगे चलेंगे आपका लाइफो के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कास्ट ऑफ सेल्स के अंदर आपकी फर्क आएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर भी आपका फर्क आएगा जो अल्टीमेटली आगे शो होगा। मैं थोड़ा सा तेज जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम देखते हैं अगेन, लास्ट एंड फास्ट आउट उसी फाइफो का उल्टा कर दे। देखो फाइफो में क्या कर रहे होते हैं फाइव, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, फाइफो से रिजल्ट ज्यादा अच्छे शो हो रहे होते हैं। फाइफो से इसलिए अच्छे हो रहे होते हैं क्या ऑलरेडी हम उसकी जो कास्ट है, जो मैचिंग प्रिंसिपल के थोड़ा सा फर्क है, बार चलो इसमें नहीं जा रहे हैं। इसमें मैं आ रहा हूँ कि जो आपकी फाइफो है, फाइफो को अगर देखें तो आप जो पुरानी कास्ट है उसको सीजीएस को चार्ज करते हैं और नई कास्ट को आप क्लोजिंग स्टॉक को चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें फर्क है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट जो आखिर में आया है, जैसे आखिर में कौन सा आया था, ये वाला आया था 16 वाला, इसको पहले सेल आउट करेंगे। और नॉर्मली ट्रेंड ये देखा गया है क्योंकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है, तो जो जो लास्ट एंड फर्स्ट आउट में होता है उसमें ये होता है कि आपकी जो सीजीएस की जो प्राइस, सीजीएस की जो वैल्यू है वो नॉर्मली ज्यादा शो होगी और जो फाइफो के अंदर जो सीजीएस की वैल्यू है वो कम शो होगी ना। और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे आपके ग्रास प्रॉफिट पे आएगा। चलें इसको जल्दी से सिर्फ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बेटा ये एट इसी तरह से मैं यहाँ पे आया बैलेंस लिखा है जी, ठीक है जी, सिर्फ इसमें मैंने यहाँ पे इतना लिख लिया कि लाइफ हो ये जब, और अच्छा एक और पॉइंट याद रखो, लाइफ ऑफ फाइफो के अंदर जो जो आई जो मेजर इम्पैक्ट आता है या मेजर डिफरेंस आता है वो उस वक्त आता है जब सेल्स होती है। परचेज दोनों की एक जैसी है, बैलेंस को लिखना भी दोनों का एक जैसा ही है, सिर्फ सेल्स में फर्क है। जब सेल आएगी, देखो इसमें जब सेल आई थी तो हमने क्या किया था, हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ। हम ये कह रहे थे कि जो ओल्डेस्ट आइटम है उनको पहले सेल आउट करेंगे और जो न्यूएस्ट आइटम है उनको बाद में सेल आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लाइफो के अंदर ऐसा नहीं होगा। लाइफो के अंदर हम सबसे पहले जो नए, जो बिल्कुल रीसेंट परचेज है उसको पहले सेल आउट करेंगे। अनदर वर्ड इस मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, एड यूनिट एट द रेट ऑफ 10, इससे जी हो गया जी 80, एड बैलेंस। और बैलेंस के बाद मैंने आपको बताया परचेज में कोई फर्क भी नहीं, परचेज उसी तरह से आता है। मैं चले काफी नहीं करता हूँ, लिख लेता हूँ। परचेज है ये 6 यूनिट्स हमारी परचेज है एट द रेट ऑफ एनी क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, ये कौन बोल रहा है सेंटर में यार? अच्छा इसके बाद ये देखें 12 पे था, 12 पे था, ये 12 फिर खराब होना शुरू हो गया। हमने सबसे पहले परचेज की थी एट द रेट ऑफ 12, ये हमारे पास बना था 72, उसको उठा के फिर हमने एज इट इज पहले हमने ऊपर वाली लाइन को नीचे उतारा कि जी ऑलरेडी स्टोर की कंडीशन दूसरी जो डेट सेकंड में वो होगी पहली प्लस दूसरी। उसके बाद हमने 6 नए परचेज कर दिए 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से,
12 के पॉइंट ऑफ व्यू से विच मेक्स 72। और उसके बाद मैंने आपको बताया लाइफ ऑफ 5 वर्क्स व्हेन परचेज आर मेड। तो इस वक्त परचेज के अंदर हमारे पास कितने 4 यूनिट परचेज करने हैं। हाँ, अगर 4 यूनिट परचेज करने हैं तो हमने इस लाइन में से नहीं निकालने हैं। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, हमने इस पहली लाइन में से आउट किए थे 4, इसीलिए हमारी पहली लाइन में फिर सिर्फ 4 बच गए थे। अब आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो देख लें, हमने ये करेंगे, कहाँ पे गया सेल में हम यहाँ पे लिखेंगे, सेल्स को लिखते हैं यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल 4 यूनिट एट द रेट ऑफ 12। अगेन ये प्राइस 22 हम नहीं लेंगे, ठीक है। हम ये लेंगे इसकी अपनी कितनी कास्ट है, जो जिस लाइन में से हम यूनिट्स को बेच रहे हैं उसकी कितनी कास्ट है। तो ये बन गया 48। अब देखें, अब हमारे स्टोर की क्या कंडीशन, ऊपर वाली लाइन उसी तरह मौजूद है एट द रेट ऑफ 10 और ये बनता है 80। और उसके बाद नीचे वाली लाइन के अंदर से 4 चले गए, 2 रह गए और एट द रेट ऑफ 12 और ये बन गया हमारे पास 24। इसी तरह से फिर परचेज हमने किए, तो हमने ये परचेज 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 16 किया है। मैं थोड़ा तेज जाऊंगा भाई। 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 16 जो बनेगा हमारे पास 160 बन जाएगा। और इसी तरह से इसको फिर हम, क्योंकि परचेज है तो पहले हमने ये दोनों स्टोर के अंदर ये दोनों कॉलम्स हमने दोनों रोज हमने रिपोर्ट करनी है। और उसके बाद ये तीसरी रोज, ये तीसरा भी हमने ऑलरेडी परचेज किया तो उसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद आखिर में ये जो सिर्फ 14 यूनिट सेल आउट की बात है, इसको 14 को सेल आउट करते हैं। लेकिन इस दफा हमारे पास जो केस है वो आपके पास लाइफ है, लास्ट में फास्ट आउट। तो हम लाइफ है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नीचे की तरफ जो पहली लाइन है वो 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ पहले ये लाइन सारी की सारी सेल आउट कर देते हैं। देखिए ऊपर वाले केस में हमने क्या किया था, आखिर में चल के हमने ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट हुए थे, ये हमने खत्म किया, ये खत्म किया। और इसमें से भी हमें कुछ आइटम चाहिए थे 4, यस 4 इसमें से भी हमने सेल आउट किए थे। लेकिन अब ऊपर की तरफ से नहीं, क्योंकि लाइफ है लास्ट एंड फास्ट आउट है तो लास्ट से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो लास्ट से हमने ऊपर की तरफ किया, ये पहला मैंने पूरी लाइन को खत्म कर दिया। 14 यूनिट चाहिए, 14 यूनिट चाहिए, ऊपर जाएं 2 12 के रेट से 24। लेकिन अभी तक हमने सेल को पूरा नहीं कर पाए, लिहाजा इसमें से भी हमने सेल आउट करने 10 + 2 से 12, 2 और चाहिए हमें, हम लिखेंगे 2 एट द रेट ऑफ, इसका रेट कितना है 10 और इसको आगे चल के हमारे पास कितना आ जाएगा 20। अब देख लें, ये लाइन भी खत्म, ये लाइन भी खत्म, इसमें से भी 2 यूनिट चले गए तो बाकी बच के 6 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 जो आपके पास बच जाएगा 60। अगेन this is a closing stock value, this is a closing stock units, this is a cost of sale value, this is a cost of sale units। और आपने इसमें देख लें ये कास्ट ऑफ परचेज इसमें और पिछले वाले में दोनों में सेम है। अब एवरेज में जाएं तो एवरेज इज इंटायरली डिफरेंट। मैंने यहाँ पे बताया था कि जो लाइफ ऑफ फाइव है उसमें मेजर इम्पैक्ट बेटा उस वक्त आता है जब आपके पास सेल्स होती है, लेकिन जो आपका एवरेज है उसमें मेजर इम्पैक्ट उस वक्त आता है जब आपकी परचेज होती है, ये याद रखें। और एक चीज और दूसरी बात ये कि एक टिप के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में याद रखिए, टिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखें, टिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखें। माइक्रोफोन बंद करो अपने माइक। इसको टिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखें कि जो आपके लाइफो फाइफो के अंदर अगर आप स्टोर को देखें तो उसके अंदर एक से ज्यादा लाइन होंगी, लेकिन अगर आप एवरेज को देखें तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन आपके पास मौजूद होगी, एक से ज्यादा नहीं। इसमें तो हमने ऊपर अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड की चीज़ों को देखना होता है, लेकिन इसमें एवरेज में इस तरह नहीं देखना होता। अब मैं एवरेज में आ जाता हूँ जल्दी से। तो हमने सर स्टार्ट में जो हमारे पास यूनिट्स थे वो 8 यूनिट एट द रेट ऑफ सेम क्वेश्चन चाह रहा है तो उसी की वैल्यूज को उठाते हैं, ये आ गया। और मैंने आपको बताया कि जी एवरेज जो है उस वक्त काम करता है जब आपके पास परचेज होती है। तो जब हमने परचेज किया, जो पहली परचेज हमने किया जो इस डेट को हमने परचेज किया, तो ये वाली परचेज के 6 यूनिट एट द रेट ऑफ 12। अब इसमें पॉइंट में देखें, ये पॉइंट एक ही पॉइंट है बस, और कोई पॉइंट नहीं है इसमें देखें क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हम यूनिट्स को, और मैंने ये भी बताया कि यहाँ पे स्टोर के अंदर लाइन सिर्फ एक ही होगी, यूनिट्स में यूनिट को प्लस कर देंगे और अमाउंट में अमाउंट को प्लस कर देंगे और फिर अमाउंट को डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के ऊपर। अगेन ये देखो 8 यूनिट हमारे पास पहले थे, 6 और आगे तो कितने बन गए 14 बन गए जी। और पहले कास्ट हमारे पास 80 थी और 72 कास्ट फिर आ गई 80 + 72
अब कास्ट को प्लस करें तो ये हमारे पास बन गए 152। अब एवरेज कैलकुलेट करना आपको बहुत आसानी से पता है आपको कि किसी चीज को एवरेज कैलकुलेट करने के लिए उसके अमाउंट को उसके यूनिट पे डिवाइड करना पड़ता है। 152 डिवाइडेड बाय 14 करें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 10.857 है, तो मैं 86 कर देता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एवरेज, बस इतना से, इतनी सी बात। सेल करना बहुत आसान है। सेल करना इसलिए आसान है कि सेल्स ने क्या बताया, 4 यूनिट्स बताया हुआ है, 4 बताया तो लाइन ही है कि हमारे पास ऊपर नीचे आने का मसला ही नहीं है। तो यहाँ पे हम सेल में लिखेंगे 4 यूनिट्स, रेट कितना है 10.86 है, 10.86 करके इसके बाद जो भी 10 4 मल्टीप्लाई बाय 10.86, इससे हमारे पास जो आंसर बनता है वो 43.44 बनता है। अब आपके पास बाकी कितने बच के 4 चले गए, 10 बाकी बच गए, रेट तो वही सेम है, 10.86 का रेट है, उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 मल्टीप्लाई बाय 10.86, इससे आपके पास आंसर आ गया 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड कर दें 0.6। इसी तरह जब परचेज होगी इसके बाद वाली, तो भी आप देखेंगे कि इस परचेज में आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। और उसी तरह से परचेज के यूनिट में अमाउंट को अमाउंट में इंक्लूड करके अमाउंट को डिवाइड कर दें यूनिट के ऊपर, आपके पास ये स्टेप आ जाएगा और ये सेल होगा। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ। अब आखिरी चीज ये जो है, ये जो कंपैरेटिव कास्ट शीट है, जो कुछ हमने यहाँ पे किया अभी इस इन स्टोरेज रिकॉर्ड को देख के हम किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं कर सकते। डिसीजन के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसा एक डिसीजन टेबल हो जिसके ऊपर कोई ग्रास प्रॉफिट हो। अगर हमें कहीं ऑप्शन मिले कि जी हम लाइफो यूज करें या फाइफो यूज करें, तो प्रॉपर हमारे पास वर्किंग हो, जिस वर्किंग की बेस पे हम डिसाइड कर सकें कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है, तो हम यूज कर सकें। अब इसमें स्टार्ट करते हैं आपके बैलेंस से। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, एक दो चीजें इसमें और इंपॉर्टेंट भी हैं। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज भी है कि इसके अंदर हम सिर्फ कास्ट वैल्यू नहीं लिखते, इसके अंदर चीजों को देखा जाता है। जैसे इस ऊपर वाली के हम स्टोरेज रिकॉर्ड के अंदर हमने सिर्फ कास्टिंग को देखा है, इसमें कास्टिंग नहीं प्राइसेस को भी देखा जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस से, और बैलेंस के लिए और यहाँ पे एक और चीज छोटी सी लिखी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है इन अमाउंट। इसमें कोई यूनिट्स नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, इन अमाउंट की बात लिखेंगे। देखो हर चीज के लिए यूनिट्स भी है और अमाउंट भी है। अगर बैलेंस की बात की जाए तो ये बैलेंस का की अमाउंट है, ये बैलेंस के यूनिट्स हैं, ये कास्ट ऑफ सेल की अमाउंट है, ये कास्ट ऑफ सेल की यूनिट्स से परचेज की यूनिट्स। बैलेंस को देखें तो सब में सबसे पहले हम बात करते हैं फाइफो की। तो फाइफो में देख लें बैलेंस सबका 80 है, तो मैं इसका भी 80 है, इसका भी 80 है, अमाउंट की बात की जा रही है, और तीसरे का भी 80 है। मैं यहाँ पे बैलेंस तीनों में लिखता हूँ 80। उसके बाद कह रहे हैं कि परचेजेस में भी देखें सबके बराबर है परचेज। अमाउंट की बात की 232 इसमें भी है, इसमें भी 232 है, और तीसरे में भी 232 है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कास्ट ऑफ परचेज तीनों में सेम होगी, उस पर तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है। जितनी प्राइस से हमने बाहर से खरीदे उसी को हम रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों में सेम ही है 232, इसमें इन दोनों में एक दो पहले जो आइटम है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारे में एक है 232। अब देखें ये वही वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से हमारे पास सीजीएस आता है। अब क्लोजिंग स्टॉक देख लें, क्लोजिंग स्टॉक हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक, इसका है ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 80.58, और मैं पैरेंथेसिस में शो करता हूँ। और उसके बाद इसमें आ जाए तो ये आपके पास यहाँ पे 60 है, और ऊपर चले जाए तो आपके पास कितनी है जी 96 है, 60 एंड 96। ये मैंने लिखा पैरेंथेसिस में 60 देख लो 96। अब देखो फर्क आएगा ना, फर्क क्यों आया, फर्क इसलिए आया कि तीनों का जरा देखिए क्लोजिंग स्टॉक में जो डिफरेंस है, अगर तीनों का क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस है, अल्टीमेटली आपका सीजीएस में डिफरेंस आ जाएगा। इस एक लाइन को मैं प्लस करता हूँ, फिर आप बाकी आप देखें, आप कर लें इसको। फिर बेटा ऐसे कि 80 प्लस 80 मीन ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, वही वाला फार्मूला, माइनस 96 विच इज द क्लोजिंग स्टॉक। ये बन गया हमारे पास 216। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये जो 216 आया है ये ठीक है या गलत है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, हम सीजी हम जाएंगे, हमने किसका मालूम किया है, फाइफो का मालूम किया है। फाइफो का थ्रू फार्मूला हमारे पास उसका सीजीएस आया है। बाकी तो तीन एलिमेंट हमने उसकी
टेबल से उठाए थे, लेकिन उसका जो आखिर में हमने फार्मूला अप्लाई किया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हम चले गए फाइफो के अंदर, कहाँ पे ये फाइफो है, ये फाइफो है, इसके अंदर ये कास्ट ऑफ सेल का आइटम है, और चूंकि हमने अमाउंट को उठाना है, अमाउंट में आके ये देखना 216 ऑटोमेटिकली जो फार्मूले में से हमने कैलकुलेट किया, ये जो ऑटोमेटिकली वहां पे शो किया गया है, ये सेम टर्म है। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि अभी तक जो हमने प्रोसीजर किया वो हमने ठीक किया। सेल्स के लिए जरा गौर करना है। देखो सेल है ना, सेल के लिए सिंपल याद रखें, सेल आपको पता है ना, सेल कैसे होते हैं, आपके यूनिट को आप इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप इसकी सेल कैलकुलेट कर देते हैं। अब जरा देखिए, मैंने सेल कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। सेल में मैंने 4 यूनिट सेल किए मल्टीप्लाई बाय 22, ये मेरे पास आ गए 88 रुपीज यहाँ से आए, और उसके बाद मैंने 14 यूनिट सेल किए थे 25 से, ये मेरे पास 350 आ गया, प्लस करें 88 में तो ये हमारे पास आ गया 438। तो ये तीनों 438, ये तीनों सेल के सेम फिगर होंगे, 438। अब सिंपल मैं ग्रास प्रॉफिट को देखना चाह रहा हूँ, तो ये सीजीएस की ऑलरेडी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है, तो मैं इसमें से जो आपका रेवेन्यू मिला है, सेल्स मिला, इसमें से सीजीएस को माइनस करूंगा, 438 माइनस 216, तो इससे हमारे पास 222 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा इस सारी इसको आपने कंप्लीट करना है, और इसको ये आपके डिसीजन में फिर हम देखेंगे आखिर में जल के कि या जिस चीज का ग्रास प्रॉफिट ज्यादा है, अगर लेट सपोज वो एवरेज का ग्रास प्रॉफिट ज्यादा है, ये मेरे पास कहीं वैल्यूज लिखी हुई मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 186 है, इसका मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगा, सोल्यूशन 206.58। अब देख लो, अगर आपको ये बोला जाए कि जी कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपने कौन सा मेथड यूज करना है, या टैक्स पर्पस के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, अगर कोई ऑप्शन आपको मिल जाए या इस तरह की कोई चीज आपसे पूछी जाए, तो देख लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है वो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे, अपने बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट शो करने की कोशिश किया जाए, तो ऑब्जेक्टिव ये होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। और अगर आपने टैक्स की यूज करना है, तो टैक्स में हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे इनकम कम से कम शो, ताकि उस पर कम से कम टैक्स यूज करें, तो टैक्स पर्पस के लिए हम ये यूज करेंगे। Thank you so much. Any question?